द पर्पस ऑफ प्रूफ रीडिंग इन डीएनए सिंथेसिस। वीवीआई क्वेश्चन है। प्रूफ रीडिंग आपका इसका पर्पस क्या होता है डीएनए सिंथेसिस में। तो देख भाई द प्रोसेस। जय हिंद दोस्तों, तो क्या हाल है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सब अपने अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप सब देख सकते हो स्क्रीन पर, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 12th बायोलॉजी का टॉप 500 प्लस वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले मेरे प्यारे दोस्त। और यकीन मानो अगर इतना को अगर आप कंप्लीट कर लेते हो ना, तो आपका जो भी एग्ज़ाम में डाउट होगा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आज के इस वीडियो में जो 500 का टारगेट है, उसमें से हम लोग जो पहला सीरीज चढ़ेंगे वो 5 का होगा, यानी कि 50 का होगा। और 50 क्वेश्चंस सब्जेक्टिव के 50 क्वेश्चंस आप अभी देखने वाले हो। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं ये दावे के साथ कहता हूँ अगर इतना को अगर आप कवर करते हो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाला है। 50 क्वेश्चन का 10 वीडियो आएगा, तो टोटल ओवरऑल 500 क्वेश्चंस आपको ऐसे करा दिया जाएगा। और बायोलॉजी से 95% पक्का हो जाएगा 2023 एग्जाम में, अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हो। और इसका PDF फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप टेलीग्राम से जा करके ले सकते हो। दोस्तों 1 घंटे की वीडियो होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना सीट बेल्ट बांध लो और आराम से सारे क्वेश्चन को एकदम आंसर के साथ इसमें मैंने बताया है, विथ आंसर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, PDF और साथ ही आंसर का। तो आप बस 1 घंटा वीडियो को पूरा देख लो, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ सीधा पढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन से देखते हैं जो कि आपके 2023 बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। 2023 एग्जाम बोर्ड में आप फोड़ना चाहते हो तो चलिए आप ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से और पूरा देखिए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। व्हाट इज सीमेन? सीमेन क्या होता है? हाउ इज द सीक्रेशन ऑफ एक्सेसरी मेल सेक्स ग्लैंड सिग्निफिकेंट? हम लोग कैसे जो आपका एक्सेसरी मेल का जो सेक्स ग्लैंड होता है कैसे उसको पहचानेंगे, कैसे उसको जानेंगे? तो कहता है देखिए, semen is the fluid mixture of spermatozoa and the secretion of the accessory male sex glands in the urethra। यूरेथ्रा में जो आपका जो मेल का जो सीमेन है वो मिक्सचर होता है स्पर्मेटोजोआ का, ठीक है, जो कि सिक्रेट करता है एक्सेसरी मेल सेक्स ग्लैंड से, जो कि यूरेथ्रा में आपको स्टोर रहता है। अब चलिए देखते हैं इसका सिक्रेशन। ठीक है, देखिए तो क्या क्या ये प्रोवाइड करता है। तो देखिए, प्रोवाइड फ्लूइड मीडियम फॉर ट्रांसपोर्टिंग स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म को ऐसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्लूइड मीडियम ऐसे प्रोवाइड करता है। सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टू स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ को क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। मेंटेन द विएबिलिटी एंड मोटेलिटी बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर पीएच एंड आइकोनिक स्ट्रेंथ, ये भी काम करता है मेरे प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 2, और ये 2 नंबर से लेके 5 नंबर किसी में पूछ सकता है। नेम द हार्मोन्स दैट कंट्रोल द ग्रोथ मेंटेनेंस एंड फंक्शन ऑफ डक्ट सिस्टम, एक्सेसरी ग्लैंड्स, पेनिस, सेमीफेरस ट्यूबुलस एंड लाइडिंग सेल्स। देख मेरे भाई, मैंने इसको पार्ट 2 में डिस्कस किया था। मैंने इस क्वेश्चन को पार्ट 2 जब चल रहा था ना, ठीक है, स्टार्टिंग के जून में, तो मैंने इसको डिस्कस किया था। और मैं बता दे रहा हूँ ये एक वीवीआई क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको उठाया है दोबारा से। ठीक है, सभी के आपको क्या लिखना है, हार्मोन्स डैट कंट्रोल द ग्रोथ मेंटेनेंस एंड फंक्शन ऑफ डक्ट सिस्टम, ठीक है, सबका। तो देखिए, टेस्टोस्टेरोन प्रमोट द ग्रोथ मेंटेनेंस एंड फंक्शन ऑफ डक्ट सिस्टम, ठीक है, एक्सेसरी ग्लैंड एंड पेनिस। टेस्टोस्टेरोन प्रमोट करता है किसको, ग्रोथ और मेंटेनेंस के फंक्शन को कौन मेंटेन करता है, तो टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट, FSH regulates the growth of maintenance and function of seminiferous tubulus, seminiferous tubulus को कौन, तो FSH। नेक्स्ट, luteinizing hormone LH हार्मोन regulates the growth and maintenance of function of Leydig cells। तो ये समझ गए, ये सारे के सारे के ग्रोथ और फंक्शन को कौन मेंटेन करता था, तो मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे दोस्त 3 नंबर, मेंशन द फंक्शंस ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स, यूरेटस एंड वेजाइना। इसका भी मैंने वीडियो पार्ट 2 में ऐसे कवर अप किया था। मैंने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा से इसको ऐसे डिस्कस करेंगे तो फिर से कर रहे हैं। ये 5 नंबर में और 3 नंबर में, दोनों में, सॉरी 2 नंबर और दोनों में आपसे पूछ सकता है। फैलोपियन ट्यूब का आपको फंक्शन पूछ रहा है, यूट्रस का फंक्शन पूछ रहा है और वेजाइना का। तो देखिए, फैलोपियन ट्यूब का फंक्शन, दीज कंडक्ट द ओवम टुवार्ड द यूरेट्रस एंड ओवम मे बी फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म इन इट, ठीक है, ये जो है ओवम को कंडक्ट करता है और जब इसमें ओवम में जब स्पर्म आएगा तो उसको फर्टिलाइजेशन का भी काम कराने में इसमें मदद करता है। नेक्स्ट, यूट्रस। देखिए, यूट्रस का काम क्या होता है, द फर्टिलाइज ओवम, जो हमारा यहाँ पर क्या इसमें जो फैलोपियन ट्यूब में हमारा जो फर्टिलाइज हुआ ओवम, तो वो फर्टिलाइज होने के बाद जो ब्लास्टोसाइट स्टेज है ना, गेट्स इम्प्लांटेड ऑन द वॉल ऑफ द यूट्रस, जो
इम्प्लांट हो जाता है ब्लास्टोसाइट्स, वो आपका ऐसे यूट्रस पे से इन्वॉल्व हो जाता है और डेवलप्स इनटू द ग्रोइंग फोटस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के दौरान फोटस भी इसी में बनता है, तो यूट्रस का काम होता है। नेक्स्ट वेजाइना, अब इसका भी मैंने बता दिया था, वेजाइना ओनली फॉर सेक्स के लिए, जिसमें कि आपका सीमेन को कंडक्ट कराता है ताकि ऐसे आगे का प्रेगनेंसी प्रक्रिया आगे हो सके। तो देखिए वेजाइना, इट रिसीव द सीमेन फ्रॉम द मेल ड्यूरिंग मेटिंग, जब ऐसे रिप्रोडक्शन होता है, मेल फीमेल का मेटिंग होता है तो उसके दौरान ये ऐसे सीमन को ऐसे कंडक्ट कराने में करता है, और चाइल्ड बर्थ के दौरान भी ऐसे ये कन्वे करता है चाइल्ड को आउट साइड आने के लिए, बाहर आने के लिए वेजाइना से ही बाहर निकलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ कहता है राइट डाउन द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस के मेजर कंपोनेंट्स का आपको लिखना है। देखिए अगर बायोलॉजी का क्वेश्चन एकदम हिंदी में देंगे तो बोलेंगे सर आप क्या एकदम वल्गर तरीके से पढ़ा रहे हैं, आप यही बोलोगे। चलिए खैर हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका इसका पीडीएफ आप चाहोगे तो मिल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही पीडीएफ अवेलेबल है। राइट डाउन द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ टेस्टिस कहता है, देखिए इन एडल्ट मेल जो होते हैं 14 ईयर्स के बाद का, इस टेस्टिस इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर, छोटे छोटे स्ट्रक्चर होता है। इस टेस्टिस इज अ कंपाउंड ऑफ ट्यूबुलर ग्लैंड एंड रिमेन्स पैक्ड विथ न्यूमरस हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलस, ठीक है। द टेस्टिस रिमेन्स सस्पेंडेड इन अ स्किनी सैक लाइक पाउच कॉल्ड स्कोट्रम। जो हमारा टेस्टिस होता है मेल का, वो स्कोट्रम जैसे सेल में क्या होता है, पैक होता है, उसका नाम स्कोट्रम बोलिए या स्कोट्रल सैक्स बोलिए, ठीक है। Scrotum acts as the thermoregulator to keep the testicular temperature 2 डिग्री lower than the body temperature। देखिए बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से 2 डिग्री को ठंडा रखने में वो काम करता है। The scrotum is divided internally into the right and the left scrotum sacs by muscular partitions. The spectrum scroti, a scalar-like raft, marks the lining septum। आगे इसी में इंग्यूनल पासेज, जो कि आपका सीमेन वगैरह पास करने में तो मदद करता है, और इंग्यूनल कैनल्स इन द पासेज थ्रू विच द टेस्टिस डिसेंडेड डाउन इन द स्कोट्रल सैक, जो स्कोट्रल सैक्स वो कनेक्टेड होता है। इस टेस्टिस इज हेल्ड इन पोजिशन इन स्कोट्रम बाय अ स्मॉल थिक फाइब्रस कॉर्ड एंड द ग्यूरेनाकुलम एंड द स्पर्मेटिक कॉर्ड, ये सबसे ये कनेक्टेड रहता है। इच टेस्टिस इज सराउंडेड बाय द डिस्टिंक्ट कोर्ड्स। देखिए किस किस से, तो सुनिका, वेजिनालिस सुनिका, ये सबसे क्या होता है, सुनिका अल्बुगिनिया एंड द सुनिका वैस्कुलोसा, ठीक है, इन सभी से वो कवर अप होता है, ढका हुआ होता है। इस सेमिनिफेरस ट्यूबुलस इज लाइंड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम विच गिव राइज टू स्पर्मेटोजोआ, जो कि ऐसे स्पर्मेटोजोआ को क्या करता है, बर्थ करने में, जन्म करने में, यानी कि स्पर्मेटोजोआ को फॉर्मेशन में मदद करता है। और यही चीज़ रिलीज इनटू द ह्यूमन ऑफ द ट्यूब्यूल, और ट्यूब जो आपका ह्यूमन का पेनिस का ट्यूब्यूल होता है उसमें इसको रिलीज किया जाता है। उसके बाद इससे फिर अगर मेटिंग होता है तो वहीं से फिर आपका एक्टिवेट होकर के फीमेल के वजाइना में इंटर करता है। तो यही था हमारा क्या, और ये 5 नंबर में पूछेगा आपसे, 1 नंबर 2 नंबर में नहीं पूछेगा। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ टेस्टिस 5 नंबर में पूछेगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, व्हाट इज ट्रिपल फंक्शन, अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये एक MVBI क्वेश्चन है। ट्रिपल फंक्शन एक MVBI फंक्शन है, MVBI क्वेश्चन है, ठीक है। तो कहता है द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट N विथ सेकेंडरी न्यूक्लियस 2N टू प्रोड्यूस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस 3N इज नोन एज अ ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपलेट फ्यूजन भी आप इसको बोल सकते हो। जब मेल गैमेट N 2N के साथ इसे मिलेगा और प्रोड्यूस करेगा प्राइमरी इंडोस्पर्म को, या ये प्रोड्यूस को काट दीजिएगा प्राइमरी इंडोस्पर्म को, तो जो 3N के साथ जो बनेगा, 3N जो प्रोड्यूस होगा वही कहलाएगा आपका ट्रिपल फ्यूजन। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, 6 आपका एक VBI क्वेश्चन है, 6 आपका एक VBI क्वेश्चन है, 6 आपका एक VBI क्वेश्चन, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। कहता है व्हाट इज कंजुगेशन, व्हाट इज कंजुगेशन, कंजुगेशन क्या होता है। तो देख मेरे भाई, जो कंजुगेशन है, दिस इज अ मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये एक आपका मोड है किस चीज़ का, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सम एसुलर प्रोटिस्ट एनिमल्स एक्जिब्यूल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फॉर्मिंग मेल एंड फीमेल गैमेट न्यूक्लाई। कुछ जो आपका एसेसुलर प्रोटिस्ट एनिमल्स होते हैं ना, एक्जिब्यूल टाइप के, तो वो आपका क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, क्या फॉर्म करके मेल और फीमेल गैमेट्स का न्यूक्लाई का, ठीक है। ये आपका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। उसके बाद जिसमें होता क्या है, विच दे एक्सचेंज थ्रू टेम्पररी साइटोप्लाज्मिक ब्रिज, जो कि आपका टेम्पररी साइटोप्लाज्मिक ब्रिज से एक्सचेंज करता है। लेटर साइटोप्लाज्मिक ब्रिज डिसअपियर्स, उसके बाद क्या होता है कि साइटोप्लाज्मिक जो ब्रिज होता है वो क्या होता है, वो डिसअपियर होता है। उसके बाद जो गैमेट न्यूक्लियस है, ये 1 इंडिविजुअल का वो फ्यूज कर जाएगा, ठीक है, अदर के साथ, जो आपको बनाता है जाइगोट न्यूक्लियाई,
ठीक है। तो यही था हमारा क्या, कंजुगेशन था। कंजुगेशन एक तरह का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 7 ये आपका MBBI है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है, रट्टा मारने की जरूरत है। 5 नंबर और 2 नंबर, 2 नंबर में इसका बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन 5 नंबर में इसका चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा इसको देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BBI है। व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। राइट डाउन द हार्मोनल कंट्रोल ओवर द मेंस्ट्रुअल साइकिल, और आपको हार्मोनल कंट्रोल क्या लिखना है, हार्मोनल कंट्रोल मेंस्ट्रुअल साइकिल का, ठीक है। देखिए मेरे भाई, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये स्टार्ट होता है आपका कितना, 12 to 15 ईयर्स के, किसके अंदर, तो फीमेल के अंदर, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट्स बिटवीन 12 to 15 ईयर्स एंड कंटिन्यूस टिल अबाउट 40 to 50 ईयर्स, किसमें, तो फीमेल्स में। अगर एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो 28 डेज का होता है, जिसमें क्या होता है कि कुछ समय के बाद आफ्टर विच सम ब्लड एंड अदर प्रोडक्ट्स ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूटेरिनी मुकोसा, ठीक है, जो कि आपको एंडोमेट्रियम होता है, जिसको कि आप बाई वेस्ट प्रोडक्ट जिसको बोल सकते हो आपके फीमेल बॉडी के अंदर, वो किसके तौर पर, तो इन फॉर्म ऑफ ब्लड, ठीक है, ब्लड के तौर पर आपका डिस्चार्ज हो जाता है फीमेल के वजाइना से फ्रॉम यूट्रस एज मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, जिसको कि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हम लोग बोलते हैं, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन, इसी को हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। कोई डाउट। इस दौरान में क्या होता है ना, इस पीरियड में द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम शोज रेगुलर साइकिल चेंज, इसमें कुछ साइकिल चेंज होता है, आपको पता ही है, और इसी साइकिल को हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आप पहले मेंस्ट्रुएशन समझ गए और फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल। कोई डाउट हो तो कमेंट करके नीचे पूछ लीजिएगा। आगे फिर देखिएगा हार्मोनल कंट्रोल हमको इसमें बोला गया था। जो हार्मोनल कंट्रोल होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, वो होता है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन याद रखिएगा, एस्ट्रोजन, ठीक है। एस्ट्रोजन प्लेज अ रोल इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो आपका कंट्रोल का होता है वो एस्ट्रोजन का काम करता है। एज द मेंस्ट्रुएशन सीजेज, जैसे कि मेंस्ट्रुएशन सीज होता है, ओवरियन फॉलिकल सीक्रेट्स एस्ट्रोजेंस, जो ओवरी जो होता है ना, फॉलिकल ओवरी जिसमें कि एग वगैरह होता है, तो वो आपको ऐसे एस्ट्रोजन नामक एक आपको एंजाइम, जिसको आप बोल सकते हो कि केमिकल, वो भी आप इसको समझ सकते हो, वो रिलीज करता है, जो कि फॉर्मेशन करता है थिक एंडोमेट्रियम एंड मोर रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स एंडोमेट्रियम ग्लैंड्स, आपका ब्लड वगैरह भी हो सकता है, इसमें कह सकते हैं। राइजिंग लेवल ऑफ FSH स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ ओवरियन फॉलिकल एंड फॉर्मेशन ऑफ एस्ट्रोजेंस। ये जितना ज़्यादा आपका जो मोस्ट इमीडिएट इफेक्ट होगा FSH का, आपका मैचुरेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ऑफ लेट प्राइमरी और सेकेंडरी फॉलिकल उतना ही ज़्यादा काम करेगा, ठीक है हमारे प्यारे दोस्त। यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान से देखिएगा कि आखिर ये क्या था, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, हार्मोनल कंट्रोल क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहते हैं, ध्यान से देखिए। लिस्ट वेरियस बर्थ कंट्रोल मेजर्स, बर्थ कंट्रोल में आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला नॉर्मल आप सुने होंगे तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी आता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ज़्यादातर ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वगैरह यूज़ कर लेते हैं, अगर कभी वो ऐसे प्रोटेक्शन यूज़ नहीं करते तो वो लोग ऐसे IPL वगैरह का नॉर्मली यूज़ करते हैं, ये सब सुने होंगे। तो देखिए बर्थ कंट्रोल में आप ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अब कॉन्डम हो गया, डायफ्राग्राम हो गया, सर्विकल कैप हो गया, IUDs हो गया, ओरल पिल्स भी हो गया, वेजाइनल टैबलेट्स हो गया, जेलीज हो गया, पेस्ट हो गया, क्रीम्स हो गया, ये सारे चीज़ आपका क्या होता है, कॉन्ट्रासेप्टिक्स में आपका यूज़ होता है बर्थ कंट्रोल में। उसके बाद आपका सर्जिकल ऑपरेशन में आपका नेमली है वैस्कोटोमी एंड ट्यूबल लाइगेशन, और लास्ट जो होता है वो एबॉर्शन, जो कि 3-4 मंथ के बाद आपको करना पड़ता है अगर नहीं होता है नॉर्मली। तो यही था हमारा किस चीज़ से रिलेटेड, तो वेरियस बर्थ कंट्रोल मेजर्स। आगे कहता है राइट शॉर्ट नोट ऑन RCH प्रोग्राम्स, RCH प्रोग्राम्स पर शॉर्ट नोट लिखिए। RCH बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई मेरे, भूल से भी इसको स्किप मत कीजिएगा। तो RCH आपका रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स है। RCH आपका क्या है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। RCH का फुल फॉर्म है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, ठीक है। ये प्रोग्राम्स क्या करते हैं ना, आपको हेल्थ सेंटर प्रोवाइड करते हैं, किसको क्या कहते हैं, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, कहता क्या है, necessary information guidance help to the mothers before and after delivery so that they can properly look after themselves and the infants। ये जो RCH है, ये जो फीमेल जो मदर बनती हैं उनको ये नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, बेबी से पहले और बेबी के जन्म के बाद तक का सब कुछ प्रॉपर गाइडेंस, ताकि जच्चा बच्चा इसको बोलते हैं ना कि दोनों सेहतमंद रहे, उसके लिए इसे कराने का काम करते हैं RCH, ठीक है। दूसरा है ये इंश्योर कराता है सेफ डिलीवरी, इंश्योर सेफ डिलीवरी एंड पोस्टनेटल केयर, ये सेफ डिलीवरी और केयर वगैरह को भी इसे कराते हैं। तीसरा
प्रोवाइड कराते हैं इम्यूनाइजेशन ऑफ द इन्फेंट्स एंड प्रोफैक्सिलाइज अगेंस्ट अमीनिया एंड विटामिन डिफिशेंसी, जो होता है बच्चों में डिफिशेंसी वगैरह था उन सभी के खिलाफ ये इम्यूनाइजेशन वैक्सीन वगैरह पोलियो का दवा वगैरह का सब कुछ का ये काम करने में मदद करते हैं RCH। ये मिल्क वगैरह भी ऐसे अरेंज मिल्क फीडिंग प्रोग्राम्स भी ऐसे करवाते हैं, ये ट्रेनिंग भी देते हैं मिडवाइफ्स को, एजुकेट भी करते हैं फर्टाइल कपल्स को किस चीज़ के बारे में, बेनिफिट्स ऑफ स्मॉल फैमिली, ज़्यादा बच्चा वही चीज़ के बारे में सब कुछ ऐसे ये आपको क्या कराते हैं, इन्फॉर्म कराते हैं और अवगत भी कराते हैं। तो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कि RCH का क्या क्या आपका प्रोग्राम का है शॉर्ट नोट। तो इतना लिखोगे आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। लास्ट आज के इस वीडियो का जो हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर एक VVI क्वेश्चन में से एक है, हाउ डू ओरल पिल्स हेल्प इन बर्थ कंट्रोल। ऊपर आपने एक ओरल पिल्स का नाम मैंने बताया था IPL वगैरह, तो वो कैसे ऐसे बर्थ कंट्रोल को क्या करता है, कंट्रोल करता है, वो चीज़ आपको बताना है। नेम सम कॉमनली यूज ओरल पिल्स, और उसके बाद ओरल पिल्स का कॉमनली जो यूज़ होता है, जो यूज़ होता है वो भी आपको बताना है। तो देखिए ओरल पिल्स आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टीन्स एंड एस्ट्रोजन। ओरल पिल्स किसका कॉम्बिनेशन होता है, प्रोजेस्टीन्स और एस्ट्रोजन का। दे इनहिबिट ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन, ये ओवुलेशन और इम्प्लांटेशन में क्या करता है, मदद करता है। दीज अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्विकल म्यूकस टू प्रिवेंट और रिटार्ड द एंट्री ऑफ स्पर्म्स। ये जो स्पर्म जो इवेल्युएट होता है मेल का स्पर्म फीमेल में जब जाता है तो वो उसको रोकने का काम करता है, ठीक है, जो आपका और विद इन 48 आवर्स के अंदर में अगर इसको ऐसे कंज्यूम किए तो आपका जो फीमेल वगैरह का जो प्रेगनेंसी होता है वो कंट्रोल हो जाता है। तो ये उसका काम करता है। कंबाइंड पिल और जो कॉमनली यूज आपका जो पिल होता है ना वो होता है कंबाइंड पिल माला डी और सहेली, ये दो आप नाम सुनेंगे जो कि IPL के अंतर्गत आता है। तो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हमारे प्यारे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, नेम 2 टेक्निक्स फॉर डिटरमाइनिंग द कंडीशन ऑफ फोटस। फोटस का डिटरमाइन करने के लिए 2 टेक्निक का नाम बोलिए, ठीक है। और ये यकीन करो जब आप लोग ऐसे शादी वगैरह करोगे तो जब आप लोग का ऐसे बेबी वगैरह आने वाला होगा ना तब उस टाइम ये सब आपको बहुत ज़्यादा ऐसे काम आएगा, काफ़ी ज़्यादा ऐसे आपको ऐसे समझ में अगर याद रहा तो आप लोग सोचोगे अरे भाई ये तो मैंने जांच पढ़ा था, इस दौरान बताया गया था। तो चलिए फोटोस को ऐसे जांच करने के लिए कौन सा 2 आपको टेक्निक है, तो देखिए 2 टेक्निक है आपका। पहला टेक्निक है क्रोनिक वायरलेस सैम्पलिंग, ठीक है, CVS आपका पहला होता है। क्या होता है ना कि फोटस सेल्स आर सक्ड इनटू अ कैथर पास थ्रू द सर्विक्स विदाउट इंजरिंग द फोटस। ये क्या करता है आपका ऐसे जो फोटल सेल्स है ना उसको जो कैथर का है वो सर्विक्स से पास कराता है बिना किसी इंजरी के फोटस को। दिस प्रोवाइड अ मास ऑफ रैपिडली डिवाइडिंग फोटल सेल्स फॉर डिटेक्शन ऑफ एनी क्रोमोजोनल डिसऑर्डर। और ये बेबी नॉर्मल है या फिर उसमें कोई बीमारी है या एबनॉर्मल है तो ये सारी चीज़ों को पता इसी चीज़ में चलता है आपका CVS में, तो ये काम आता है। दूसरा है अल्ट्रासाउंड इमेजिन और सोनोग्राफी भी आप सुनोगे। सोनोग्राफी टेक्निक यूजेज हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव रेंजिंग बिटवीन 1 to 15 मेगाहर्ट्ज। तो आपसे ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपका अल्ट्रासाउंड इमेजिंग या सोनोग्राफी में कितना है से हर्ट्ज का साउंड ऐसे यूज़ किया था फ्रीक्वेंसी, तो ये याद रखेंगे 1 to 15 मेगाहर्ट्ज का, ठीक है। दिस टेक्निक इज़ टोटली हार्मलेस, ये कोई भी ऐसे हार्म नहीं पहुंचाता है ना बेबी को ना ऐसे मदर को। नॉन इन्वेंसिव एंड इट डज नॉट यूज एनी आयरोनिक रेडिएशन, कोई भी ये हार्मफुल रेडिएशन को भी ऐसे कंटेन नहीं करता है। तो यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हमारे प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर, वाई हैज़ एमिनोसेंटेसिस बीन बैंड। एमिनोसेंटेसिस बैन क्यों है, एमिनोसेंटेसिस बैन क्यों है? तो देख मेरे भाई, एमिनोसेंटेसिस इज अ पेरेंटल डायग्नोस्टिक टेक्निक टू डिटरमाइन द जेनेटिक डिसऑर्डर इन द फोटस। देखो ये चीज़ को ऐसे बैन किया गया है कि जेनेटिक कोई ऑर्डर डिसऑर्डर तो नहीं है, बच्चा पागल तो नहीं है, बच्चा का ऐसे दिमागी संतुलन खराब तो नहीं है, तो ये सारी चीज़ें या फिर कुछ ऊट पटांग माँ के पेट में जो बच्चा चल रहा है, बच्चा जो पढ़ रहा है उसमें कोई खराबी तो नहीं है, तो ये सारी चीज़ों को पता जो कर लेते हैं डॉक्टर सब, उसी को ऐसे बैन कर दिया गया, ठीक है। A small amount of amniotic fluid is drawn with a syringe. Amniotic fluid contains some foetal cells which can be examined from chromosomal abnormalities. Amniocentesis is being misused to kill the normal female fetus. That is why this malpractices is banned. देखिए अब क्यों इसको बंद कर दिया गया था, तो बंद इसलिए कर दिया गया था ना क्योंकि लोग को अगर पता चल जाता था कि जो बच्चे पेट में जो पल रहा है वो लड़की है तो उसको पेट में ही मार दिया जाता था। आपने जयेश भाई जोरदार को देखा होगा। तो ये सारा टेक्निक
टेक्निक से ऐसे मार देते थे, तो इसके लिए ऐसे कम्प्लीटली इसको बैन कर दिया। आप जाओगे ना कभी अगर डॉक्टर के पास तो देखना जो ये सब करती है सोनोग्राफी वगैरह, तो एकदम लिखी रहेंगी साफ साफ कि बच्चे का भ्रूण मतलब कि उसका जो सेल है कौन सा वह लिंग है उसका जांच करवाना दंडनीय अपराध है। ठीक है, लिखा रहता है, बजाते आप देख सकते हो। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। 13 देखिए, कहता है हु इज सरोगेट मदर। अब सरोगेट मदर का अगर याद दिलाया जाए तो आपको मिम्मी याद होगा। मिम्मी मूवी जो आपने देखा था कृति सेनन उनका सरोगेसी, पंकज त्रिपाठी वाला, शायद पंकज त्रिपाठी नाम है, याद नहीं मेरे को। हाँ, मिम्मी वगैरह का आपने देखा होगा। सरोगेसी का उसमें जिक्र किया गया था कि दूसरे का है से स्पर्म और मदर कोई और। चलिए, surrogate mother is a mother who substitute the real mother to the nurse embryo because some women can produce ovum but cannot support a full term pregnancy। देखिए, surrogate mother ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि जो कुछ महिलाएं होती हैं तो वो ओवम तो ऐसे प्रोड्यूस कर लेती हैं, लेकिन उसको ऐसे पूरा प्रेगनेंसी तक ऐसे कंटेन करके नहीं रख पाती हैं, उनका थोड़ा सा बीमारी होता है। तो इसके लिए ऐसे ये surrogate mother का जो कि अच्छा हेल्दी होता है उसको ऐसे चुना जाता है। Thus, an embryo is implanted into the womb of another woman who carries the term of pregnancy and give birth to the healthy baby। और इसलिए जो वॉम्ब होता है दूसरे फीमेल के अंदर ऐसे ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है ताकि हेल्दी बेबी को ऐसे क्या कर सके, बर्थ जन्म हो सके। तो ये था हमारा सरोगेट मदर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है लिस्ट सम प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय एडोलेसेंट्स के द्वारा जो कुछ भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है उसको आपको बताना है। तो देख भाई, एडोलेसेंट्स में जब आप एंट्री करोगे ना तो हेल्थ मैटर होगा, एक्सीडेंटल इंजरी होगा, डिप्रेशन एंड सुसाइड और सब्सटेंसेस अब्यूज़ वगैरह, ईटिंग डिसऑर्डर हो जाएगा आप में, अनवांटेड प्रेगनेंसी हो सकता है और वायलेंट भी हो सकते हैं, वायलेंस भी हो सकता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी आपका हो सकता है। तो ये सारे बीमारियां आपका सारी चीज़ें किससे, तो एडोलेसेंट्स में आपको मिलेगा। चलिए, 15 नंबर क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में 16 to 21 के आसपास चलेगा। तो व्हाट आर द टेस्ट ट्यूब बेबीज। टेस्ट ट्यूब बेबीज क्या होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, VBI क्वेश्चन है। टेस्ट ट्यूब बेबीज क्या होता है, तो मेरे भाई टेस्ट ट्यूब बेबीज उसको कहते हैं वोमेन हु कैन नॉट कंसीव कैन हैव अ बेबी बाय स्पेशल टेक्निक। देखिए, वैसे ही वोमेन जो कि ऐसे बेबी को ऐसे कंसीव नहीं कर सकते हैं, जो अपना मेटिंग हुआ, मेल और फीमेल के बीच में मेटिंग हुआ, तो स्पर्म डोनेशन के दौरान जब हुआ तो जब ऐसे फर्टिलाइज का बारी आता है तो वो कंसीव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो जो वैसी महिला जो कंसीव नहीं करते हैं तो ओवम फ्रॉम मदर इज टेकन आउट फर्टिलाइज इन द लैब, और जो ओवम होता है उसको मदर के जो भी है उसको से निकाल लिया जाता है ट्यूब में से और लैब में इसको फर्टिलाइज करवा दिया जाता है। ठीक है, द एम्ब्रायो इज री इम्प्लांटेड इन टू द यूट्रस, और उसके बाद ऐसे जो मेल मदर की जो यूट्रस होता है उसमें दोबारा से एम्ब्रायो को इम्प्लांट कर दिया जाता है, क्योंकि एम्ब्रायो बन गया तो उसके बाद ऐसे नॉर्मल बेबी का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो कंसीव ही नहीं होगा तो एम्ब्रायो कहाँ से बनेगा, इसलिए से उनके ओवम को ऐसे निकाल लिया जाता है, उसको लैब में फर्टिलाइज करते हैं, उसके बाद ऐसे उसको यूट्रस में दोबारा डाल देते हैं। एम्ब्रायो डेवलप्स इनटू अ नॉर्मल बेबी, उसके बाद एम्ब्रायो आपका नॉर्मल बेबी में चेंज होता है। द ऑफ स्प्रिंग दस प्रोड्यूस इज कॉल्ड अ टेस्ट ट्यूब बेबी, और उसी से जो पैदा होगा ना बच्चा उसी को बोलेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी। इट इज़ डन बाय IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रायो ट्रांसफर टेक्निक्स। ये किसके द्वारा होता है, तो IVF या फिर एम्ब्रायो ट्रांसफर टेक्निक के द्वारा आप इसको अंजाम दे सकते हैं। तो हमारे प्यारे दोस्त यही थे हमारे जो था पिछला क्लास में व्हाट आर टेस्ट ट्यूब बेबी, जो कि पिछले क्लास में हमारा कंप्लीट हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 16 आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर परमानेंट मेथड्स फॉर कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन का परमानेंट मेथड आपसे पूछा है हमारे प्यारे दोस्त। तो कॉन्ट्रासेप्शन का जो परमानेंट मेथड होता है वो देख लीजिए क्या क्या होता है। स्टेरिलाइजेशन मैंने थोड़ा गलत बोल दिया था। स्टेरिलाइजेशन आपका परमानेंट और श्योर मेथड होता है किस चीज़ का, तो कॉन्ट्रासेप्शन का। ठीक है, अगर आपसे कॉन्ट्रासेप्शन कोई टैबलेट्स वगैरह से करते हो तो चांसेस है कि वो होगा नहीं होगा, लेकिन हाँ स्टेरिलाइजेशन अगर आप करते हैं तो इससे आपका 110% आपका मेथड जो है वो कॉन्ट्रासेप्शन को क्या करता है, रोक देता है। ठीक है, इट इज़ डन बाय वैस्कोटोमी इन मेल्स एंड ट्यूबेकोटोमी इन फीमेल्स। देखिए, अगर फीमेल की बात करें, मेल की अगर बात करें तो कॉन्ट्रासेप्शन के लिए मेल में यूज होता है वैस्कोटोमी का और फीमेल में ट्यूबेकोटोमी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछ सकता है। अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लीजिए। In the short procedures, a short segment of vas deferens or oviduct is removed and tying the
remaining ends with surgical thread. These methods do not interfere the normal healthy life of the individuals. They block the transport of gametes to avoid fertilization. ये बस रोक देता है जब ये मेथड किया जाता है ना, तो इसमें बस ऐसे गैमेट्स को ट्रांसपोर्ट होने से रोक दिया जाता है ताकि ऐसे वो लोग फर्टिलाइज ना कर सके। ठीक है, इससे किसी के भी ना तो फीमेल को ना तो मेल को किसी को भी हार्म नहीं होता है। तो यही था आपका क्वेश्चन नंबर 16, परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 17, डिफ्रेंशिएट बिटवीन वैस्कोटोमी एंड ट्यूबेकोटोमी। वैस्कोटोमी और ट्यूबेकोटोमी में डिफरेंस अभी थोड़ा देर पहले देखा ना, वैस्कोटोमी आपका मेल के लिए होता है और ट्यूबेकोटोमी आपका फीमेल के लिए, बट फिर भी देख लो। वैस्कोटोमी एंड ट्यूबेकोटोमी आर बोथ परमानेंट मेथड्स फॉर कंट्रासेप्शन। ठीक है, और इसको हम लोग स्टेरिलाइजेशन भी कहते हैं, थोड़ा देर पहले देखा था, स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस में आता है। ठीक है, तो देखो इंटरकनेक्टेड सारे क्वेश्चंस हैं। तो वैस्कोटोमी और ट्यूबेकोटोमी में डिफरेंसेस कहता है, वैस्कोटोमी डन इन मेल्स, डन इन फीमेल्स, पहले ही बता दिए हैं। उसके बाद देख लीजिए, अ शॉर्ट सेगमेंट ऑफ वास्ट डिफेंस इज रिमूव्ड, अ शॉर्ट सेगमेंट ऑफ ओविडक्ट। फीमेल में होता है तो डिफेंस, और मेल में होता है तो डिफेंस, और फीमेल में तो ओविडक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18, ज़्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं, 2 नंबर वाले क्वेश्चन में तो काम चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, कंपेयर जीनोटाइप एंड फेनोटाइप। जीनोटाइप और फेनोटाइप को आपसे कंपेयर करना है, डिफरेंस आप इसको कह सकते हो। तो देखो मेरे प्यारे दोस्त, कहता है जीनोटाइप में, जीनोटाइप इट इज़ जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जेनेटिक कंस्टिट्यूशन, जेनेटिक मतलब कि जीन से बनावटी होता है, और ये होता है ऑब्जर्वेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चलिए क्वेश्चन टाइप नंबर 2, इसका डिफरेंस, द जीनोटाइप ऑफ सेक्सुअली प्रोड्यूस्ड डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स इज इस्टेब्लिश्ड एट द टाइम द जाइगोट इज प्रोड्यूस। देखिए जीनोटाइप में क्या होता है ना, जो सेक्सुअली प्रोड्यूस होता है ना डिप्लॉयड, उसमें इंडिविजुअल है जो एस्टैब्लिश कर देते हैं जाइगोट के समय, वो बनता है। ठीक है, फिनोटाइप में आपका फिनोटाइप ऑफ द जीनोटाइप इंडिविजुअल चेंजेस विथ डेवलपमेंट एंड एज, इसमें चेंजेस होता है, इसमें ऐसा नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं लोग प्यारे दोस्त, इसी का थर्ड डिफरेंस में देख लो, इट इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द इन्वायरमेंट। आपका जीनोटाइप में इन्वायरमेंट से कोई मतलब नहीं है, इन्वायरमेंट की जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका ये इन्वायरमेंट से, फिनोटाइप में इन्वायरमेंट आपका बहुत ज़्यादा ऐसे निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 19 हमारे प्यारे दोस्त कहता है, इफ़ द ऑफस्प्रिंग विथ अननोन डोमिनेंट जीनोटाइप क्रॉस्ड विथ एन इंडिविजुअल होमोजाइनस रिसीव्स फॉर द ट्रेट। अगर क्रॉस स्प्रिंग हम लोग कराते हैं, ठीक है, अननोन डोमिनेंट का, तो क्या उसमें रिसीव होगा होमोजीनियस, जो भी पेरेंट्स का होगा वो रिसीव होगा। एंड द फेनोटाइप ऑफ द F1 प्रोगेनी इज एग्जामिन्ड, इलिस्ट्रेट योर आंसर विथ पॉसिबिलिटीज़। देखो घर में है तो हम किचन के बगल में बैठे हुए, तो बर्तन वगैरह का थोड़ा आवाज़ आ रहा होगा, तो उसको नेग्लेक्ट कर देना। ठीक है, चलिए तो कहते हैं आंसर में पॉसिबिलिटी क्या क्या है, देख लीजिए। पॉसिबिलिटी में, पॉसिबिलिटी नंबर 1, इफ़ द अननोन इज होमोजीनस, यानी कि वाई अगर है, अननोन आपका वाई है, तो क्रॉसिंग कराते हैं हम लोग उसको ग्रीन रिसीव से, यानी कि वाई से ही कराते हैं, तो आपको येलो ऑफस्प्रिंग देगा हाइब्रिड, जिसको कि आपका क्या हो जाएगा, एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई। ठीक है, जिसमें पेरेंट्स देख लीजिए दोनों स्मॉल वाई है, एक्स आया फिर स्मॉल वाई, इसमें वाई फिर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। तो क्या होगा ना कि जितने भी आपका जो ऑफ स्प्रिंग होगा F1 जनरेशन का, सारे के सारे कैपिटल वाई और मतलब स्मॉल वाई में 100% येलो वाला होगा। ठीक है, तो ये समझ के क्रॉस कराने पे। दूसरा जो है पॉसिबिलिटीज़ कहता है, अगर अननोन हमारा हेट्रोजीनस है, यानी कि कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, अगर क्रॉसिंग करा दें हम लोग ग्रीन रिसीव के साथ वाई के साथ, रिजल्ट 50% है कि वो येलो आएगा, उसका अपोजिट वो 100% था, ये 50% है, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, इपेस्टिक इंटरेक्शन बिटवीन गैंस, जीन्स है यहाँ पर, ये गैंस नहीं है, जीन्स है यहाँ पर, इसको जीन्स कर लीजिएगा, ये गैंस नहीं जीन्स है। जीन्स काउज डिपार्चर्स फ्रॉम मेंडेलियन फेनोटाइपिक डाइहाइब्रिड रेशियो, सपोर्ट योर आंसर विथ एन एग्जांपल ऑफ फ्लावर कलर इन स्वीट पी लाइथरस ओडोरेटस। आपको एग्जाम्पल भी एक देना है, चलिए तो देखते हैं इसको एग्जाम्पल के साथ। लाइथोरस ओडोरेटस में अगर देखा जाए, लाइथोरस ओडोरेटस में अगर देखा जाए, एक तरह से फ्लावर में देखा जाए, जो डोमिनेंट एली होता है वो डिटरमाइन करता है फॉर्मेशन ऑफ पर्पल कलर का, जो डोमिनेंट होता है वो ऐसे पर्पल कलर फ्लावर का ऐसे दिखता है। बट नाइदर पीपी और स्मॉल पीपी विल एक्सप्रेस कलर अनलेस अनदर जीन सी इज प्रेजेंट इन द डोमिनेंट, दैट इज सी, कैपिटल सी और स्मॉल सी। ठीक है, देखिए लेकिन अगर ये पर्पल कलर का है डोमिनेंट तो होगा, लेकिन तब तक कुछ भी नहीं होने वाला जब तक कि आपका जो
आपका कैपिटल पी और स्मॉल पी आपका जो बनेगा, ठीक है, दूसरे के साथ, जीन के साथ, दूसरा जीन सी के साथ उसमें प्रेजेंट है और वो है कैपिटल सी और स्मॉल सी को रिसेसिव सी जब तक उसमें इंटरफेयर करेगा, ठीक है, तब जाकर के जो पीपी का फॉर्मेशन होगा वो आपका लीडिंग वाइट फ्लावर्स होगा, ठीक है। आगे इसी में कहता है अक्रॉस पर्पल, अक्रॉस बिटवीन पर्पल PPCC एंड वाइट PCCC गिव्स ऑल द पर्पल, यानी कि F1 हाइब्रिड्स, ठीक है। सेलिंग ऑफ द हाइब्रिड्स PPC गिव्स राइज टू द पर्पल एंड वाइट फ्लावर ऑफ स्प्रिंग इन द रेशियो। इसको रेशियो में कितना में निकालेगा तो 9:7 में। और लास्ट जो आपका नॉर्मल मेंडेलियन रेशियो निकलता है वो आपका निकलेगा 9:3:3:1। तो यही था हमारा दोस्तों आज के क्लास का मतलब। हमारे प्यारे दोस्त कहता है व्हाट इज, ध्यान से देखने मेरे प्यारे दोस्त, कहता है व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस। देखिए पेडिग्री डॉग का फूड भी आता है, ठीक है, लेकिन वो मत समझिएगा। कह रहा व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस एंड व्हाट आर सिंबल्स यूज इन सच एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है और इसमें कौन कौन से चिन्ह यानी कि सिंबल वगैरह को यूज़ किया जाता है। तो देखिए पेडिग्री एनालिसिस आपका एक सिस्टम है, एनालाइज करता है क्या, द डिस्ट्रीब्यूशन एंड मूवमेंट ऑफ द ट्रेड्स इन द फैमिली ट्री। फैमिली ट्री में ये डिस्ट्रीब्यूशन और मूवमेंट का ट्रेड्स को ऐसे क्या करता है, ये सिस्टम को ऐसे बताता है, ठीक है। अब क्या पूछा है इसका, सिंबल्स। तो चलिए सिंबल्स आपको इसको दिखाते हैं। पहला सिंबल जो है ना सर्कल ओ, आपका पहला सिंबल जो होता है सर्कल ओ से डिनोट होता है, ठीक है, जो कि फीमेल्स, और जो स्क्वायर जो आपका होता है ना ये इसको आपको डिनोट करता है मेल्स को। कोई दिक्कत, ये सिंबल है। दूसरा आपका जो सिंबल है सॉलिड शेप का रेक्टेंगल का, देख सकते हो ना, ये रिप्रेजेंट करता है ट्रेड बीइंग स्टडीड एंड ओपन सिंबल्स, ठीक है, ये बताता है कि इसका स्टडी चल रहा है, स्टडी हो चुका है। तीसरा जो सिंबल है आपका अभी तक क्रॉस लाइन, ये आपका इंडिकेट करता है कैरियर ऑफ रिसेसिव ट्रेट, ठीक है। नेक्स्ट आपका पेरेंट्स आर ज्वाइंड बाय हॉरिजेंटल लाइंस। पेरेंट्स किससे ज्वाइन होता है तो हॉरिजेंटल लाइन से। देयर ऑफ स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड टू हॉरिजेंटल लाइन बिलो द पेरेंट्स इन ऑर्डर ऑफ द बर्थ। तो ये थे हमारे क्या, तो हमारा पेडिग्री एनालिसिस, और उसके बाद पेडिग्री एनालिसिस का सारे का सारे सिंबल, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, पहला क्वेश्चन आप इसको जरूर याद करेंगे। चलिए हमारे प्यारे दोस्त क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट आर मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। इसको VVI टिक कर लीजिएगा, इसको टिक कर लीजिएगा VVI के तौर पर। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स क्या होता है हमारे प्यारे दोस्त, तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आपका डिटरमाइन किया जाता है किससे, पहले तो जान लो। मेंडेलियन डिसऑर्डर आपको खोजा जाता है किसके द्वारा, तो अल्टरनेशन और म्यूटेशन इन द सिंगल जीन। अल्टरनेशन यानी कि आपका अल्टरनेट हो सकता है सिंगल जीन में, ठीक है। दीज डिसऑर्डर्स वन ट्रांसमिटेड टू ऑफ स्प्रिंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। और ये जो डिसऑर्डर होता है इनहेरिटेंस मतलब कि पूर्वज से है, जो होता है ना कि पूर्वज से ही मिला हुआ है, ये जो पुरखानी जिसको बोलते हैं ना, पुश्तैनी मिला हुआ है, तो वही चीज़ इसको कहते हैं कि पूर्वज से हमको मिला हुआ है। तो ऑफ स्प्रिंग को पूर्वज से मिलता है छोटे बाल बच्चा को। आगे कहता है द फॉल्टर of inheritance of such Mendelian disorders can be traced in family by the pedigree analysis। और किसी भी ट्री फैमिली में ये किसके द्वारा देखा जाता है, खोजा जाता है, तो पेडिग्री एनालिसिस के द्वारा। और मैंने अभी पेडिग्री एनालिसिस बता दिया। सब मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आर हेमोफीलिया। कुछ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स का कुछ नाम है, तो हेमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारे को याद रखेंगे। आपको मेंडेलियन डिसऑर्डर का सिर्फ एग्जांपल भी पूछ सकता है, तो आप ये भी लिख देना। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे प्यारे दोस्त, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ लीडिंग स्ट्रैंड एंड अ लैगिंग स्ट्रैंड। मतलब कि डिफरेंस वाला क्वेश्चन मैंने तो 50 बार से ज़्यादा बोल रखा है। डिफरेंस वाला क्वेश्चन जितना भी हो ना हमारे प्यारे दोस्त वो इंपॉर्टेंट है, डोंट मिस इट। तो लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड में डिफरेंस क्या है, तो देखिए लीडिंग स्ट्रैंड क्या होता है। अ लीडिंग स्ट्रैंड विच इज फॉर्म्ड इन अ कंटिन्यूअस स्ट्रेच इन द 5:3:1 डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ DNA पॉलीमर्स ऑन वन ऑफ द पेरेंट स्ट्रैंड ऑफ DNA। देखिए जो आपका लीडिंग स्ट्रैंड होता है वो कैसे बनता है, तो कंटिन्यूअस स्ट्रेच से 5 इंचेस टू लेकर 3 इंचेस के हिसाब से, और वो डायरेक्शन के साथ चलता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ DNA पॉलीमर, जो कि आपका पेरेंट्स के द्वारा, पेरेंट्स का जो DNA उससे मिलता है। इसका क्या होता है, इसमें देखिएगा आपका लैगिंग स्ट्रैंड फॉर्म होता है स्मॉल पीसेस ऑफ DNA से, जिसको कि हम लोग बोलते हैं ओकाजाकी, ठीक है,
ओकाजाकी आपका एनिमे वगैरह भी आता है। फ्रेगमेंट्स एंड देन ज्वाइन टुगेदर बाय डीएनए लाइगेज, ठीक है। इसी का फिर दूसरा देखना, the overall direction of this strand 5 inches to 3 inches is 5-1 to 3-1 is established at the time the zygote is produced। इसमें जितना भी डायरेक्शन है ना, जब जाइगोट फॉर्म हो जाता है उसी समय सब कुछ आ जाता है। इसमें लेकिन ऐसा नहीं है, दाऊ द स्मॉल पीसेस ग्रो इन, स्मॉल पीसेस ग्रो होता रहता है, ठीक है। तो आता है क्वेश्चन में हम लोग नेक्स्ट 24 की तरफ। व्हाट इज जेनेटिक कोड, गिव इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। व्हाट इज जेनेटिक कोड, गिव इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है हमारे प्यारे दोस्त, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है तो जेनेटिक कोड्स क्या होता है और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो जेनेटिक्स कोड हमारा प्यारे दोस्तों वो होता क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। जेनेटिक कोड्स रेफर्स टू द सीक्वेंस ऑफ द 4 बेसेस। जेनेटिक कोड्स आपको रेफर करता है सीक्वेंस का, 4 जो बेस होता है सीक्वेंस को, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ठीक है, जो कि डीएनए का एक स्ट्रैंड होता है। कोई दिक्कत। रिप्रेजेंट करता है कोड दैट कंट्रोल्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स टू मेक अप साइटोप्लाज्म ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड डायरेक्ट्स इट्स फंक्शनिंग। और ये क्या काम करता है, कंट्रोल करता है और कंस्ट्रक्शन करता है प्रोटीन और एंजाइम्स को, जो कि आपको साइटोप्लाज्म को और किसी भी ऑर्गेनिज्म बनाने में मदद करता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24 हमारे प्यारे दोस्त, यानी कि 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉरी मैं भूल गया, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए ध्यान से। ट्रिपलेट कोड आपका क्या होता है, पहला आपका कैरेक्टरिस्टिक्स में ट्रिपलेट कोड, ठीक है। दूसरा आपका नॉन ओवरलैपिंग, तीसरा आपका जो हो जाएगा डीजेनरेट, ठीक है। और उसके बाद देख लीजिए चौथा आपका यूनिवर्सल। ये सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। और उसके बाद 25। तो ये सारे के सारे आप बस 1 मिनट देखो, वो मेरा जो रूम का जो गेट है वो ऐसे मम्मी खोल दी है, तो उसको लॉक कर देता हूँ, बाहर का आवाज़ वगैरह ऐसे गूंज रहा होगा तो उसको लॉक करके आते हैं। तो आप तब तक ऐसे इसको देख लीजिए, ठीक है। 1 मिनट का तो समय लगेगा आपको। तो दोस्तों आ गया वापस, चलिए। तो कहता क्या है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स में, पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ट्रिपलेट कोड में होता है। क्या होता है वो ट्रिपलेट कोड में, अ पार्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ 3 बेसेस, पार्टिकुलर सीक्वेंस होना चाहिए 3 बेसेस का, वुड कोड फॉर पार्टिकुलर अमीनो एसिड्स एंड दिस ट्रिपलेट इज कॉल्ड एज कोडोन। इसको कॉन्डम मत समझ लीजिए, कोडोन है, ठीक है। 3 codon that is UAA, UAG and UGA serves as stops codons and 1 codon AUG serves as initiating codon, ठीक है। चलिए क्वेश्चन इसी का फिर नॉन ओवरलैपिंग में आपका क्या होता है, इन mRNA में आपका जो मॉलिक्यूल होता है उसका जो सीक्वेंस होता है 3 एट अ टाइम शॉर्टिंग फ्रॉम ए स्पेसिफिक पोजिशन इन नॉन ओवरलैपिंग फैशन, ठीक है। चलिए इसी की तरह से तीसरा जो है डीजेनरेट में आपका many amino acids may have more than 1 codon and codons specifying the some amino acids are called degenerate। तो degenerate समझ गया। इसी की तरह से they differ in only in third base। लास्ट आपका यूनिवर्सल में the same code dictionary is used by all organisms irrespective of their साइलोजेनिस एंड सो इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल, ठीक है। इसीलिए इसको यूनिवर्सल कहा जाता है। एक्सेप्शन टू दिस फाउंड इन डीएनए, एमडीएनए। तो ये था हमारे प्यारे दोस्त क्वेश्चन 24 का कैरेक्टरिस्टिक भी हमने देख लिया। लास्ट क्वेश्चन है हाउ आर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स काउज्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे प्यारे दोस्त, इसको वीवीआई टिक कर लीजिएगा। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स कैसे होता है वीवीआई टिक कर लीजिएगा। 25 नंबर आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, हाउ आर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स काउज्ड। एक वीवीआई क्वेश्चन है, इसको टिक कर लीजिएगा, बार बार बोल रहा हूँ। चलिए क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कैसे होता है, तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो होता है ना आपका, वो होता है एब्सेंस और एक्सेस ऑफ एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ 1 और मोर क्रोमोसोम। कैसे होता है, तो या तो एब्सेंस हो जाए क्रोमोसोम का, या तो एक्सेस हो जाए, यानी कि एब्सेंट हो जाए या तो बहुत ज़्यादा हो जाए क्रोमोसोम का, ठीक है, अरेंजमेंट में, तो वो इसका आपको ऐसे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होगा। द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इज 46, यानी कि 23 पेयर्स, यानी कि 23 का 2 पेयर्स होता है। लेकिन आउट ऑफ 3 22 पेयर्स आर ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम आर सेक्स क्रोमोसोम। लेकिन उसमें से 22 का जो पेयर होता है वो आपका होता है क्या, आपका क्रोमोसोम्स नॉर्मल, लेकिन एक जो होता है
वन पेयर आपका उसमें से वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। समटाइम्स अदर एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम मे बी इंक्लूडेड इन इंडिविजुअल और एन इंडिविजुअल में लैक वन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो क्रोमोसोम है ना एडिशनल कॉपी हो जाता है, बन जाता है, फिर घट जाता है, तो इसमें लैक होगा या तो फिर बढ़ जाएगा। तो इसी कारण से या तो घट जाए या तो एक्सेस हो जाए क्रोमोसोम आपका, तो ये आपका क्रोमोसोमल आपका डिसऑर्डर को क्या करता है, क्रिएट करता है। तो हमारे प्यारे दोस्त यही थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, टिक कर लीजिएगा इसको वीवीआई में, वीवीआई टिक कर लीजिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है व्हाट आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स। आरएनए और डीएनए का कोई भी क्वेश्चन हो उसको मिस मत कीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 टाइप्स ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स, हाउ इज इच रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो। और ये दोनों का दोनों कैसे रिलेटेड होता है, किसके लिए, इंफॉर्मेशन फ्लो के लिए। तो देखिए मेरे भाई कितना आपका टाइप्स होता है, तो देखिए आरएनए का आपका 3 टाइप्स, मेजर देखा जाए तो 3 टाइप्स होता है। अगर आपने पढ़ा होगा तो कौन कौन सा, तो मैसेंजर आरएनए एमआरएनए, ठीक है, ट्रांसफर आरएनए टीआरएनए, ठीक है, राइबोसोमल आरएनए आरआरएनए, ठीक है। ये 3 टाइप्स आपका मेजर होता है, ऑब्जेक्टिव में भी आप इसको लिख सकते हो। अब ये तीनों के तीनों रिक्वायर्ड होते हैं किस प्रोसेस के लिए, तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस करता है ये, इसके लिए तीनों जरूरी होता है। जो आपका मैसेंजर आरएनए होता है ना, वो आपका टेम्पलेट प्रोटीन सिंथेसिस आपको प्रोवाइड करता है, और उसके बाद आपका जो ट्रांसफर आरएनए होता है ये अमीनो एसिड को ऐसे प्रोवाइड करता है, जेनेटिक कोड, और फिर आरएनए, ठीक है, मतलब कि जो लास्ट आपका बचा राइबोसोमल आरएनए, वो आपका स्ट्रक्चर एंड कैटलिक रोल को ऐसे प्रेफर करता है, ट्रांसलेशन करता है। तो यही था हमारे आरएनए का मेजर टाइप्स और उसका फ्लो। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट आर द 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट हिट लिस्टेड क्वेश्चन है, बिहार वर्ड से रिलेटेड। आपको इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स लिखना है जेनेटिक मटेरियल का, इसेंशियल रिक्वायरमेंट जेनेटिक मटेरियल का। तो इसेंशियल रिक्वायरमेंट होता है जेनेटिक मटेरियल का कौन कौन, तो देखिए कहता है जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया। क्या क्या, तो पहला जो आपका पॉइंट है देखिएगा, जेनेटिक मटेरियल है तो वो भाई रेप्लिका जरूर बनाएगा, डुप्लीकेट जरूर करेगा, तो इसलिए वो आपको एबल होना चाहिए रेप्लिकेट करने के लिए, इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट। दूसरा, इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल, ठीक है। तीसरा, इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर म्यूटेशन एंड एवोल्यूशन। तो ये थे हमारे तीनों के तीनों आपको क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट इसेंशियल रिक्वायरमेंट, तो तीनों हो गया। 28 क्वेश्चन में देखिएगा ध्यान से, व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड। भाई अंडरलाइन कर लो भाई बहन जो भी हो, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेप्टाइड बॉन्ड क्या है और ये कैसे बनता है। तो पेप्टाइड बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन की अगर बात करें, जो एडजस्ट अमीनो एसिड होता है वो लिंक होता है एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड से। यहाँ पर आप उसका चेन देख सकते हैं, ये आपका चेन देख सकते हैं, अमीनो एसिड 1 अमीनो एसिड 2, आप ये पेप्टाइडल ट्रांसफेरेस एंजाइम से कनेक्टेड है, तो ये पेप्टाइड बॉन्ड को क्या करता है, बना लेता है। ये आप इसको जरूर लिखेंगे, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द रोल ऑफ नॉनसेंस कोडोन इन प्रोटीन सिंथेसिस। एक और इम्पॉर्टेंट, नॉनसेंस कोडोन का प्रोटीन सिंथेसिस में क्या, ये कोडोन लिखा हुआ है, कोई इसको तेजी में कॉन्डो मत पढ़ देना भाई लोग। कहता क्या है, नॉनसेंस कोडोन एज द नेम इंडिकेट्स, जैसा कि आपका नाम से है वो नाम ही बताता है, कोड फॉर नथिंग इन ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड। कोड है ये, ऐसा कोड है जो कुछ भी नहीं करता है, आपको पॉलीपेप्टाइड को ग्रोथ करने में कुछ भी नहीं करता है। चेन, दस द एडिशन ऑफ न्यू अमीनो एसिड स्टॉप्स एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन स्टॉप्स। इसीलिए जो आपका प्रोसेस है अमीनो एसिड का रुक जाता है। तो ऊपर आपने देखा था क्वेश्चन 28 में, ठीक है। आगे कहता है दस नॉनसेंस कोडॉन्स एक्ट एज स्टॉप सिग्नल्स एंड टर्मिनेट द ट्रांसलेशन प्रोसेस, ठीक है। देर आर 3 नॉनसेंस कोडॉन्स विच UAG, UAA एंड UGA, ठीक है। आप इसको ये सब जरूर देखे होंगे। चलिए क्वेश्चन आते हैं 30 की तरफ, जो हिट लिस्टेड क्वेश्चन है। मैंने केमिस्ट्री में चीख कर कहा है कि भाई ये रिपीटेड क्वेश्चन होता है, हर साल आपको RNA और DNA से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, नोटिस दे देता हूं आपको पहले ही, जो आपका सब्जेक्टिव चल रहा है ना, सब्जेक्टिव का जो वीडियो चल रहा है, यकीन कर मेरे भाई जैसा चल रहा है वैसा चलते रहेगा। जो 900 क्वेश्चंस का मैंने बात किया वो तो चलेगा। अब सुनो, एक आप लोग के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात, 1000 प्लस
हर एक सब्जेक्ट से, PCM के हर एक सब्जेक्ट जो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है उसके 1000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ऐसे सेशन आने वाला है बहुत ही जल्द, ठीक है। और उस 1000 ऑब्जेक्टिव में से आपका हर एक टॉपिक कवर अप होगा, एक भी टॉपिक आपका नहीं छूटेगा, ईच एंड एवरी टॉपिक आपका कवर अप होगा, ये हमारी गारंटी है, ठीक है। तो उसके लिए तैयार रहिएगा। वो मोस्ट प्रोबेबली अगस्त के मंथ के बाद या सितंबर से स्टार्ट किया जाएगा ऑब्जेक्टिव का सेशन, ठीक है। बहुत ही मेहनत से तैयार किया जा रहा है, 1000 प्लस ऑब्जेक्टिव्स उसमें होने वाले हैं, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहेगा। चलिए, तो अभी क्वेश्चन 30 देख लीजिए। 30 कहता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन DNA एंड RNA। रट्टा मार लेना भाई, इसको बता रहा हूँ, दोनों ही में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। RNA DNA में डिफरेंस आप ये भी लिख सकते हो और आपकी मर्जी, आपको जो लिखना हो। DNA और RNA का डिफरेंस, पहला, इट यूजुअली ऑकर्स इनसाइड न्यूक्लियस एंड सम ऑर्गेनल्स, सम सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। दूसरा, वेरी लिटिल RNA ऑकर्स इनसाइड द मॉलिक्यूल्स, मोस्ट ऑफ इट इज फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। फर्क यही है, DNA आपका जेनेटिक मटेरियल होता है, RNA आपका जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, ठीक है। एक्सेप्ट आपका वायरस जो कि रियो वायरस होता है, वो आपका सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है। नेक्स्ट आपका होता है, ये आपका डबल स्ट्रैंड का होता है, एक्सेप्शन के तौर पर आपका वायरस खाली छोड़ दो तो ये 174, ठीक है। बाकी RNA आपका सब कुछ सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, एक्सेप्शन आपका डबल स्ट्रैंड का रियो वायरस। चलिए नेक्स्ट, इसी में फिर आपका DNA आपका कंटेंस करता है मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, वहीं आपका जो ये डिपेंड करता है, ठीक है, डिपेंड करता है RNA का टाइप पे, तो ये आपको करीब करीब 70 से 12,000 न्यूक्लियोटाइड्स को कंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका डिफरेंस 5th नंबर, मॉलिक्यूलर वेट रेंजेस फ्रॉम 3 to 4 मिलियन इन इक्वेरियन कोली टू 363 मिलियन इन क्रोमोसोम ऑफ ह्यूमन बींग्स। इसमें आपका मॉलिक्यूलर वेट रेंज करता है 25,000 to 2 लाख। इसी तरीके से आपका इट इज फोलोगेन पॉजिटिव, RNA इज फोलोगेन नेगेटिव। DNA इज ओनली ऑफ 2 टाइप्स, DNA का सिर्फ 2 टाइप्स, इंट्रा न्यूक्लियर और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर। RNA का आपको पता है कि अभी 3 टाइप्स मैंने बताया, RNA, mRNA, RNA, tRNA का 3 टाइप्स मैंने बताया। उसके बाद ये आपका कंटेंट करता है डीऑक्सीराइबोज शुगर, ये आपका कंटेंट करता है राइबोज शुगर। उसके बाद 10 नंबर, नाइट्रोजन बेस थाइम ऑकर्स इन DNA अलॉन्ग विथ 3 अदर्स, एडनिन, साइटोसिनिन एंड गाउनिन, ये तीनों चीज़ को कंटेन करता है। लेकिन आपका वहीं पर RNA आपको सिर्फ और सिर्फ थाइमेनीज को ऐसे रिप्लेस कर देता है, किससे, यूरासिल से RNA में। बाकी का अदर जो है वो सिमिलर होता है, कोई दिक्कत। तो ये बाकी का जितना डिफरेंसेस है आप कोई भी इतना पढ़ सकते हो, ये सारा का डिफरेंस 20-22 डिफरेंस लिखा हुआ है, आप सब कुछ पढ़ सकते हो। मैंने आपको ये बता रखा है, जो भी RNA या DNA से कोई भी क्वेश्चन हो ना, उसको स्किप मत कीजिएगा, स्किप केबल वो नहीं है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इंग्लिश डिफरेंट टाइप्स ऑफ DNA, डिफरेंट टाइप्स ऑफ DNA को आपको लिखना है। तो देखिए, पहला ADNA, ठीक है, पहला जो DNA का टाइप होता है ADNA, दूसरा BDNA, तीसरा जो DNA का टाइप होता है वो हमारा cDNA, चौथा जो DNA का टाइप होता है वो हमारा ddNA, ठीक है। तो ये सारा का सारा DNA है, याद रखेंगे। 5वां DNA का टाइप है ZDNA। तो ये जो है ना हमारे टाइप्स है, तो इसको 5 तरह का हमारे जो DNA के टाइप्स है उसको ही लिखना है। अब इसके बारे में थोड़ा सा भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अब जैसे कि ADNA क्या होता है, तो ADNA के पास 11 बेस पेयर होता है, ठीक है, जो कि ऐसे टाइटल्ड होता है एक्सेस ऑफ द हेलिक्स Y20.2 डिग्री से लेकर के 75% ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसमें प्रेजेंस होता है Na+, K+ और CS+ आयंस का। तो ये इसका फीचर्स हो गया ADNA का, आप लिख देना। BDNA में क्या होता है, तो इसमें 10 पेयर्स होता है जो कि टाइटल्ड होता है, हेलिक्स एक्सिस Y पे कितना 6.3 डिग्री, ठीक है, और ये 92% रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसमें पाया जाता है और लो आइकोनिक स्ट्रेंथ होता है। इसी तरीके से फिर आपका cDNA में क्या होता है, तो इसका ऐसे 9.33 बेस पेयर्स होता है, ये निगेटिवली टाइटल्ड होता है हेलिक्स एक्सिस से, वो जिसका कि आपका वैल्यू होता है Y 7.8 डिग्री। ये आपका 66% रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसमें पाया जाता है, लिथियम वगैरह भी, ठीक है। ddNA में आपका 8 बेस पेयर्स होता है जो कि निगेटिवली टाइटल होता है हेलिक्स एक्सिस से, जिसका कि Y का वैल्यू होता है 16.7 डिग्रीज, ठीक है। और ddNA जो अभी आपने देखा है, ZDNA आपका होता है लेफ्ट हैंडेड डबल हेलिक्स DNA होता है जो कि जिगजैग शुगर फोटोस्टेट बैकबोन एंटी पैरेलल मैनर में आपको ये सेटल होता है। इसके पास 12 बेस पेयर्स होता है जो कि आपका टाइटल होता है हेलिक्स Y से 70 डिग्री का। तो यही थे हमारे टाइप्स ऑफ DNA,
ठीक है, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए और जेड डीएनए। आई होप सो कि इसमें कोई डाउट ना हो। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट हैपेंस इन हेमोफीलिया। हेमोफीलिया में क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको मिस नहीं कर सकते हो। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेमोफीलिया में क्या होता है। देखिए, जब हेमोफीलिया होगा तो हेमोफीलिया का दूसरा नाम हम लोग बोलते हैं ब्लीडर्स डिजीज। क्या, हेमोफीलिया इज कॉल्ड ब्लीडर्स डिजीज। द टाइम टेकन इन ब्लड क्लॉटिंग ऑफ हेमोफिलिक पर्सन इन फ्रॉम 1 to 24 आवर्स। देखिए, जो ब्लड क्लॉटिंग होता है हेमोफीलिया में वो 1 से 24 घंटा का समय लेता है। इसीलिए जो ब्लड है ना वो लॉस टेक्स प्लेस इन सच पर्सन आफ्टर ऑर्डिनरी कट और इंजरी। तो इसीलिए जो भी कट वगैरह लगेगा तो कुछ लॉस होगा तो फिर ऐसे ब्लड आना ही है। आगे क्या कहता है, द डेथ में ऑकर्स ऑफ सच पर्सन ड्यू टू एक्सेसिव ब्लड लॉस। तो हेमोफीलिया में बहुत तेजी से बहुत ज़्यादा ऐसे क्या होता है, आपका ब्लड क्या होता है, लॉस होता है। और ब्लड क्लॉटिंग जो जमने का स्थिति है वो धीरे होता है। इसीलिए जो अगर मान लीजिए कोई एक्सीडेंट होता है जिसको कि हेमोफीलिया का अगर कोई शिकार है तो समझो कि उसका मौत बहुत ही जल्दी होने वाला है, क्योंकि ब्लड अगर उसका एक बार कहीं से कट गया तो रुकने वाला नाम नहीं है, जल्दी नहीं रुकेगा। तो इसलिए हेमोफीलिया उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड। ये मैंने आपको बहुत पहले भी अप्रोक्स 5 to 6 क्वेश्चन जो मैंने डील कर रहा था तो उसमें मैंने क्वेश्चन को ऐसे बताया था कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड। तो देखिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स सारा वही सेम है, द कोडोन्स आर ट्रिपलेट, वन कोडोन कोड्स फॉर ओनली वन एमिनो एसिड, सो जेनेटिक कोड इज स्पेसिफिक एंड अनएम्बिगियस। ठीक है, दूसरा जेनेटिक कोड इज डीजेनरेटेड, दैट इज सम एमिनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन। ठीक है, एक से ज्यादा कोडोन का भी ऐसे बन सकता है। नेक्स्ट जो है आपका कोडोन आपका कंटिन्यूअस होता है, रीड इन कंटिन्यूअस मैनर विदाउट एनी पंक्चुएशंस। और इसका एक और लास्ट होता है जो आपको कोडोन वो यूनिवर्सल होगा। तो यही था हमारा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। 34 क्या कहता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रूफ रीडिंग इन डीएनए सिंथेसिस। VBI क्वेश्चन है, प्रूफ रीडिंग आपका इसका पर्पस क्या होता है डीएनए सिंथेसिस में। तो देख भाई, द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, यहाँ से देख लो नीचे से, वो शायद फिर कम पड़ जाए। कहता है द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन इज एफिशिएंट एंड एक्यूरेट। जो प्रोसेस है रेप्लिकेशन का, रेप्लिकेट करने का, डुप्लीकेट बनाने का, वो एफिशिएंट और एक्यूरेट होता है। ठीक है, स्पेसिसिटी ऑफ बेस पेयरिंग एंश्योर्स एग्जैक्ट रिप्लिकेशन। देखिए, अब जो स्पेसिसिटी होता है ना बेस पेयर का, अभी जो देखा था ना आपने डीएनए में 10, 11, 12, 8, ये सारा का जो बेस पेयरिंग है ना, ये जो उसका स्पेसिसिटी होगा ना, ये आपका एग्जैक्ट रेप्लिकेशन बनाने में मदद करता है। समटाइम्स एनी रॉन्ग बेस इज 1 to 10,000। अगर कभी कभी गलत की बात की जाए तो 1 से 10,000 के बीच में हो सकता है। कैन बी रिमूव्ड बाय प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, इट इज डन बाय द एंजाइम डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो इसको याद रखेंगे कि ये किसके द्वारा किया जाता है, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के द्वारा, एंजाइम के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर। डीएनए स्ट्रक्चर का एक इंपॉर्टेंट फीचर्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ध्यान में देखिएगा। कहता क्या है, डीएनए डबल हेलिक्स इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। डीएनए का जो डबल हेलिक्स होता है वो किस चीज से बना होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से। जो बैकबोन है आपका मेड अप ऑफ शुगर, फॉस्फेट एंड द बेस प्रोजेक्ट्स इनसाइड। नेक्स्ट इसका है, the two strands are anti-parallel, that is one with 5 inches to 3 inches polarity and the other with 3 inches to 5 inches। मतलब कि पैरेलल है, एंटी पैरेलल, पैरेलल नहीं एंटी पैरेलल है। नेक्स्ट आपका है जो बेस पेयर होगा ना वो विथ ईच अदर वाया हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगा। एडनिन फॉर्म्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ थायमाइन एंड द गुआनिन पेयर्स विथ साइटोसिनिन बाई 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो ये सबके साथ जो है वो बनाएगा अपना हाइड्रोजन बॉन्ड्स को जोड़ करके। नेक्स्ट इसका फीचर्स है जो कि लास्ट जो 2 स्ट्रैंड्स है वो कॉइल्ड होगा राइट हैंडेड फैशन में। 1 टर्न करेगा कंटेन्स 10 बेस पेयर को, एक एक कंटेन करेगा 10 10 बेस पेयर्स को। तो यही थे हमारे 5 नंबर जो क्वेश्चन है, देख सकते हो आप अपने स्क्रीन पर, व्हाट आर इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ डीएनए। और आरएनए और डीएनए का मैंने पहले आपको बोल रखा है हमारे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आरएनए और डीएनए से, तो भूल से भी इसको मिस मत कीजिएगा। आरएनए और डीएनए का कोई भी क्वेश्चन है उसको जरूर से जरूर आप से रट्टा मार लीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या कहा आपके स्क्रीन पर, व्हाट आर इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर। डीएनए स्ट्रक्चर का आपको इंपॉर्टेंट फीचर्स बताना है। और अभी जो हम लोग देखेंगे, अगर यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को पूरा देख लेना, पूरा देखना, ठीक है। तो लॉन्ग फीचर्स है, चलिए 2-3 जितना भी फीचर्स है इसको हम लोग ऐसे कवर अप कर लेते हैं ताकि आपको समझने में और लिखने में, और इसका PDF आप टेलीग्राम से ले लेना।
तो जो डीएनए का है ध्यान से देखिएगा, डीएनए डबल हेलिक्स इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। किससे बनता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से आपका बना होता है डीएनए डबल हेलिक्स, याद रखेंगे। उसके बाद जो बैकबोन है वो आपका शुगर फॉस्फेट, जो दो बैकबोन है वो आपका शुगर फॉस्फेट से बना होता है, और बेस आपका प्रोजेक्ट इनसाइड, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो डबल हेलिक्स आपका किससे बना होता है? तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से, जो बैकबोन होता है वो शुगर फॉस्फेट, और बेस आपका प्रोजेक्ट इनसाइड। तो ये था हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा देखो ध्यान से, जो 2 स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल। पैरेलल और एंटी पैरेलल आप जानते हो, तो ये पैरेलल लाइंस आप देखते हो, और एंटी पैरेलल जो कि पैरेलल ना हो, ठीक है, एंटी पैरेलल जो कि आपका पैरेलल ना हो, तो हमारा जो 2 स्ट्रैंड्स है वो एंटी पैरेलल होता है। दैट इज 1 with 5 इंचेस to 3 इंचेस पोलैरिटी होता है, और अदर होता है 3 to 5 इंचेस। देख रहे हो ये दोनों के दोनों अलग अलग है। अगर पैरेलल होता है तो 3:5 या 3:5 इंचेस होता, तो ये हमारा हो जाता है पैरेलल, लेकिन ये तो पैरेलल है नहीं। नेक्स्ट हमारा जो दो बेस पेयर है विथ ईच अदर वाया हाइड्रोजन बॉन्ड, ध्यान से सुनिएगा, जो बेस पेयर होता है किसके द्वारा? हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। एडनिन फॉर्म्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, एडनिन आपका 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा थाइमिन के साथ और गाइनिन पेयर्स के साथ, विथ साइटोसिनिन बाई 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो एडनिन आपका 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा किसके साथ? थाइमिन के साथ, और साइटोसिनिन के साथ गाइनिन पेयर बनाएगा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ। तो इसको याद रखेंगे हमारे प्यारे दोस्त, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 35। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 36, जो कि आपके स्क्रीन पर है, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ध्यान से देखिएगा, कहता क्या है क्वेश्चन नंबर 36 कहता है हमारे प्यारे दोस्त, विच मॉलिक्यूल आपका कोडोन्स और एंटी कोडोन्स में है, ठीक है। कौन सा बियर करता है एंटी कोडोन्स और कोडोन्स को? तो एमआरए बियर्स कोडोन्स। एमआरए जो होता है ना, एमआरएनए आपका बता चुका हूँ, तो ये आरएनए का टाइप ही है। तो एमआरएनए आपका कोडोन्स को ऐसे बियर करता है। अब ये कोडोन्स को बियर करता है और क्या करता है? रीडिंग फ्रेम एमआरएनए कोड्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ कोडोन्स ऑफ द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। किसका फॉर्म में? तो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स के फॉर्म में एमआरएनए आपको कोडोन्स को बियर करेगा, ठीक है। और 1 कोडोन आपका जो होता है वो कंजिस्ट करता है 3 न्यूक्लियोटाइड्स को, जो कि नीचे आप देख सकते होगे ध्यान से। 1 कोडोन कंजिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स, इसको याद रखेंगे। इट कोड्स फॉर स्पेसिफिक अमीनो एसिड ऑन अ ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन, और ये कोड किस चीज़ के लिए होता है? तो स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए, जो कि ग्रोइंग पेप्टाइड चेन को क्या करता है? ग्रो करता है। तो ये था हमारा एमआरएनए बियर करता है कोडोन्स को। वहीं पर दूसरा एमआरएनए का ही टाइप होता है टीआरएनए, ठीक है, जो कि एंटी कोडोन्स को क्या करता है? बियर करता है। तो ये पूछा था कौन सा आरएनए आपको कोडोन्स और एंटी कोडोन्स को बियर करता है? तो टीआरएनए बियर्स एंटी कोडोन्स ऑन इट्स एंटी कोडोन लूप विच इज हैविंग कंप्लीमेंट्री बेस टू द कोडोन प्रेजेंट ऑन एमआरएनए, ठीक है। और यही हमारा नीचे में इसका फिगर है। ये फिगर जरूर से जरूर आप बनाएंगे। फिगर बनाओगे तो आपका चांसेस रहेगा कि अगर 5 नंबर का है तो 5 में से 5 नंबर आपको दे दिया जाएगा। हाँ, लेकिन फिगर अगर छूटता है तो हो सकता है कि आपको 1-2 नंबर कट जाए। तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 37 की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द बेनिफिट्स ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स का आपको बेनिफिट्स बताना है, अंडरलाइन कर लेना, बीबीआई क्वेश्चन में से एक है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स का आपको बेनिफिट बताना है मेरे प्यारे दोस्त, ट्रांसजेनिक एनिमल्स का। तो पहला है एडवांटेज बोलिए, फिर आपको बेनिफिट्स बोलिए उसका। ध्यान से पहला देखिएगा, नॉर्मल साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट। नॉर्मल साइकोलॉजी होगा और डेवलपमेंट भी नॉर्मल होगा, ठीक है। स्टडी ऑफ डिजीज, ठीक है। नेक्स्ट आपका बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट आपका जो 4th नंबर है इम्यूनाइजेशन सेफ्टी, एंड लास्ट आपका केमिकल सेफ्टी टेस्ट। ये सारे के सारे आपको ट्रांसजेनिक एनिमल्स का क्या बेनिफिट्स बोलिए, फिर एडवांटेज बोलिए। क्वेश्चन नंबर 38 ध्यान से, जो कि आपके स्क्रीन पर है, कहता क्या है? जो भी है इसको ध्यान से अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये भी आपका बीबीआई क्वेश्चन में से एक है, 2023 के लिए काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन ये आ सकता है। ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है, क्या मेरे प्यारे दोस्त? ब्रीफली डिस्क्राइब, फिर से सुन लीजिए, रेप्लिकेशन का प्रोसेस को आपको ब्रीफली डिस्क्राइब करना है, जो कि देख सकते हो थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है विथ डायग्राम। तो डायग्राम भी इसको याद रखेंगे, तो ध्यान से इसको पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है रेप्लिकेशन। आप फोटोकॉपी का नाम सुनो तो यही ये काम करने में मदद करता है रेप्लिकेशन आपका। तो रेप्लिकेशन एक प्रोसेस है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम अनवाइंडिंग ऑफ 2 स्ट्रैंड। जो प्रोसेस होता है रेप्लिकेशन का, वो 2 स्ट्रैंड को अनवाइंडिंग से स्टार्ट होगा, विच विल एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। न्यू कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स को लाने के लिए ये एक्ट और ये काम करेगा। और इसमें जो डीएनए होता है,
डिपेंड होता है डीएनए पॉलीमराइज एंजाइम कैटलाइजेज द, और इसमें से कौन काम करता है? डीएनए पॉलीमराइज एंजाइम ये कैटलाइज को काम करता है पोलराइजेशन ऑफ डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स को, ठीक है, पोलराइजेशन करने में डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स को। नेक्स्ट आगे कहता है रेप्लिकेशन ऑकर्स एट, ध्यान से देखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त, ये एक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ऐसे मिस नहीं कीजिएगा, बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। तो आगे कहता है क्या, तो जो आपका डीएनए है रेप्लिकेशन ऑकर्स एट स्मॉल ओपनिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स कॉल्ड एज रेप्लिकेशन फोर्क, और जो जहाँ पर रेप्लिकेशन होता है डीएनए हेलिक्स स्मॉल आपका ओपनिंग वहाँ पर होता है, उसका नाम एक खास दिया गया रेप्लिकेशन फोर्क, अंडरलाइन करके लिख लीजिएगा, ठीक है। डीएनए पॉलीमेराज कैन कैटलाइज पोलराइजेशन ओनली इन वन डायरेक्शन, और डीएनए जो आपका पॉलीमेराज होता है वो एक ही डायरेक्शन में ये काम कर सकता है, किस डायरेक्शन में? तो 5 to 3, ठीक है, जो कि आपका ऊपर मैंने अभी बताया था, और ऐसे डायरेक्शन वाले को हम लोग कहते हैं कॉन्टिन्यूअस रेप्लिकेशन, ठीक है। इसी तरह दूसरा अगर देखा जाए तो एक आपका डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूअस होता है रेप्लिकेटर, जो कि आपका 3 से 5 की तरफ जाता है, 3:5 के आपका स्ट्रैंड्स की तरफ जाता है, और ये याद रखिएगा जो डिसकंटिन्यूअस होता है स्ट्रैंड, आपका कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस दोनों में अंतर है, ठीक है, एक 3 से 5 जा रहा है, एक 5 से 3 जा रहा है, याद रखिएगा 3 से 5 और एक 5 से 3 दोनों में अलग अलग होते हैं, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। एक आपका कंटिन्यूअस बनेगा, वहीं दूसरा आपका डिसकंटिन्यूअस बनेगा, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, इसको याद रखेंगे। लास्ट कहता है जो कि क्वेश्चन में ही फिगर भी आप इसका जरूर देख लेना, ठीक है, फिगर बनाओगे ना तो आपको काफ़ी ज़्यादा मार्क्स मिलने वाला है, और मार्क्स कटने का चांसेस आपका कम बन जाता है, तो ये सारे के सारे फिगर में से देख करके एक बार ज़रूर बना लीजिएगा, और पीडीएफ है ही इसका। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग अभी जो क्वेश्चन देखने वाले हैं उससे पहले यहाँ तक का रिकॉल करके चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, फिगर जरूर बनाइएगा। 39 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, व्हाट आर इंट्रोन्स एंड एक्सोन्स, व्हाट आर इंट्रोन्स एंड एक्सोन्स, व्हाट प्रोसेस इंश्योर्स अ लीनियर अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड्स अल्दाउ द जीन्स आर, कौन सा प्रोसेस आपको अमीनो एसिड्स का अरेंजमेंट में से मदद करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बता दे रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, मिस मत कीजिएगा, ठीक है। और आंसर को स्टार्ट करते हैं, तो कहता है यूकैरियोटिक जीन इज स्प्लिट इनटू कोडिंग, यूकैरियोटिक जीन आपका जो होता है ना वो स्प्लिट होता है कोडिंग में, यूकैरियोटिक जीन स्प्लिट इनटू कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस, दो चीज़ में टूट जाता है, कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस में, ठीक है। जब टूटता है तो जो कोडिंग सीक्वेंस को ही हम लोग कहते हैं एक्सोन्स, जो कोडिंग सीक्वेंस होता है उसी को हम लोग कहते हैं एक्सोन्स, और एक्सोन्स के बारे में तुम लोग को जाना था कि व्हाट आर एक्सोन्स, तो एक्सोन्स पता चल गया कि जो एक यूकैरियोटिक जीन होता है वो जब टूटेगा कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस में, तो जो कोडिंग होता है कोडिंग सीक्वेंस वही हम लोग का कहलाता है एक्सोन्स, ठीक है। नेक्स्ट आगे, एक्सोन्स आर दोज विच आर एक्सप्रेस्ड इन द मैच्योर एनए, ध्यान से, एक्सोन्स होता है वैसा जो कि आपको एक्सप्रेस किया जाता है किसमें? मैच्योर आरएनए में, ठीक है। दे आर फ्लैंक्ड बाय नॉन कोडिंग सीक्वेंस, और किसके द्वारा ये होता है? तो नॉन कोडिंग सीक्वेंस टर्म्ड इंट्रोन्स और इंटरवेनिंग सीक्वेंस, और इसी को हम लोग नाम देते हैं इंट्रोन्स या फिर इंटरवेनिंग सीक्वेंस, ठीक है। जब हम लोग आरएनए को ऐसे एक्सप्रेस करेंगे ना फ्लैंक्ड और नॉन कोडिंग सीक्वेंस के साथ इन मैच्योर में, तो आपको कहलाता है इंट्रोन्स, ठीक है। विच डू नॉट अपीयर इन मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए, तो आगे जो है ना हमसे बोला गया था, आगे देखिएगा ध्यान से, वहाँ पे है स्प्लिसिंग इज द प्रोसेस, उसमें आपको प्रोसेस पूछा गया था ना, तो स्प्लिसिंग आपका प्रोसेस होता है जो कि अनवांटेड एमआरएनए रीजन को ऐसे क्या करता है? हटाता है और ज्वाइन करता है फंक्शनल रीजन से, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कोडिंग के लिए। तो तीनों चीज़ हम लोग समझ गए, एक्सोन समझ गए, ठीक है, इंट्रोन समझ गया, और स्प्लिसिंग जो उसका प्रोसेस है वो भी समझ गए। तो आई होप सो कि ये जो क्वेश्चन 39 में था कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर लास्ट आज के इस वीडियो का 40, बिग बैंग थ्योरी से आप क्या समझते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बचपन में भी आप इसको पढ़े होंगे। आप बिग बैंग थ्योरी को एक्सप्लेन कीजिए। कहता है व्हाट डज द बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन टू अस, बिग बैंग थ्योरी को एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। तो देख मेरे भाई, बचपन से आप लोग ये पढ़े होंगे बिग बैंग थ्योरी को, मैं उसको उतना समझाने वाला नहीं हूँ क्योंकि ये पहले भी हमारा 3 बार इसको मैंने एक्सप्लेन किया, 3 बार, ये चौथी बार हो जाएगी। तो बिग बैंग थ्योरी है हम लोग को यही बताने की कोशिश करता है कि ओरिजिन जो हुआ ना, हमारा जो यूनिवर्स बना उसका ओरिजिन कैसे हुआ, वही इस चीज़ को इसको बताता है, ठीक है। ये फिर ये भी बताता है आपका सिंगुलर आपका ह्यूज एक्सप्लोजन का, जिसमें कि हाइड्रोजन और हीलियम फॉर्म्ड करता है कभी कभी, उसका जो आपका गैस था वो कंडेंस हुआ ग्रेविटेशन के अंदर में, और फिर हमारा गैलेक्सीज वगैरह जो आज के दौर पर बना वो, तो इसीलिए मैं इसको तेज़ी से मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट है हमारा 41 क्वेश्चन नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट। 41 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
व्हेन वाज द अर्थ फॉर्म्ड, व्हाट वाज इट्स कंडीशन एट दैट टाइम। ये जो बिग बैंग थ्योरी है ना, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो मिस मत कीजिएगा, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, मिस मत कीजिएगा। आपका जो हमारा जो पृथ्वी है, हमारे जो अर्थ है, वो कब बना और इसका कंडीशन उस टाइम पर कैसा था। तो देखिए हमारा जो अर्थ है ना, अनुमान लगाया गया, एक्यूरेसी के साथ साइंटिस्ट ने नहीं बताया, एक अप्रोक्सीमेशन टाइम बताया है, एक अप्रोक्सीमेट टाइम आपको बताया गया है, लेकिन एक्यूरेट टाइम नहीं बताया गया है। हमारा जो अर्थ है वो अप्रोक्स जो कह सकते हैं ना, सपोज टू बी हैव बीन 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। कितना? 4.5 बिलियन ईयर्स अगो का हमारा अर्थ बना हुआ है। एट दैट टाइम देयर वाज नो एटमॉस्फेयर। उस टाइम पे हमारा जो अर्थ कैसा था, तो उसका सुन लीजिए। जब अर्थ बना तो उस टाइम पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था अर्थ पे, ना तो वाटर वेपर था, ना तो मीथेन था, सॉरी हाँ, तो हमारा उस टाइम पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था अर्थ पे, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनियल रिलीज फ्रॉम द मोल्टेन मास कवर द सरफेस। उस समय क्या था अर्थ पे, तो सिर्फ और सिर्फ वाटर वेपर था, मीथेन था, कार्बन डाइऑक्साइड था, अमीनो था, जो कि आपका मोल्टेन मास से क्या हुआ था, रिलीज हुआ था। तो हमारा अर्थ कैसा था, तो कंप्लीटली कह सकते हैं लाइफलेस था, लाइफ तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। चलिए आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 42, ध्यान से देखिएगा। व्हाट चेंजेस टुक प्लेस ऑन अर्थ व्हेन लाइफ अपीयर्ड ऑन अर्थ। क्या क्या चेंजेस, यहाँ से देखिए 40 क्वेश्चन नंबर आप कह सकते हो कि इंटरलिंक्ड क्वेश्चन है, मिस मत कीजिएगा। क्या क्या चेंजेस हुआ जब ऐसे अर्थ पे लाइफ आया, क्या क्या चेंजेस आया, तो क्या कहता है, तो देखिए The UV rays from the sun broke up water into hydrogen and oxygen and the lighter H2 escaped। UV ray जब है सन से आया तो वो ब्रोक किया किसको, वाटर को, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, ठीक है, और लाइटर H2 escaped। ऑक्सीजन कंबाइन कर गया आपका किसके साथ, अमोनिया के साथ, और मीथेन फ्रॉम वाटर, ठीक है, और CO2 अदर्स, ये सारे के साथ। उसी के साथ जो आपका ओजोन लेयर है वो बना, ओजोन लेयर आपका फॉर्म हुआ, और जैसे जैसे ठंडा हुआ, एज इट कूल्ड द वाटर वेपर फेल एज रेन, और जैसे जैसे ठंडा हुआ, कंडेंस किया, तो हमारा जो वाटर वेपर है वो बारिश के रूप में से बरसने लगा। टू फिल ऑल द डिप्रेशन एंड फॉर्म्स ओशियंस, और पूरा का पूरा जो ओशियंस वगैरह को क्या किया, बनाया। अब लाइफ जो इस पे अपीयर्ड हुआ, लाइफ अपीयर्ड 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। क्या हमारा जो अर्थ है वो 4.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले बना, लेकिन जो लाइफ जो इस पे आया ना, वो अर्थ के बनने के 500 साल 500 मिलियन ईयर्स पे ही आपका क्या हुआ, लाइफ इस पे आने लगा, ठीक है। अर्थ के बनने के 500 मिलियन ईयर्स बाद आपका इस पे लाइफ आया है, तो इसको याद रखेंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। क्वेश्चन नंबर 43 VBI है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। राइट इन ब्रीफ अबाउट लुइस पास्चर्स एक्सपेरिमेंट्स अबाउट इवोल्यूशन का जो लुइस पास्चर ने जो है से अपना एक्सपेरिमेंट दिया था, उसको ब्रीफली आप एक्सप्लेन कीजिए। बता दे रहा हूँ ना, VBI इसको है, टिक कर लीजिएगा, ठीक है। कहता क्या है, लुइस पास्चर एक्सपेरिमेंट्स डेमोन्स्ट्रेटेड दैट लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। देखिए सही बात है, लुइस पास्चर ने जो एक्सपेरिमेंट किया, हमारा लाइफ कैसे आता है, हम लोग कैसे आते हैं, हमारे पेरेंट्स से, हमारे मदर फादर से, वो लोग लिविंग थे तो हम लोग आए। तो वही कहा कि लुइस पास्चर का जो एक्सपेरिमेंट है ये समझाता है, ये हमें बताता है कि लाइफ तभी आ सकता है जब कोई लाइफ लिविंग बींग्स हो, एग्जिस्ट करे, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, लुइस पास्चर एक्सपेरिमेंट्स डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। प्री एग्जिस्टिंग लाइफ में तो लाइफ होगा तो आएगा। He showed that in pre-sterilized flask, life did not come from killed yeast। देखिए उन्होंने ये शो भी किया, एक फ्लास्क लिया, ठीक है, स्टरलाइज फ्लास्क, उसमें से ये शो किया कि मरा हुआ ईस्ट से कुछ भी उसमें होने वाला नहीं है। जब मरा हुआ ईस्ट हम लोग एक्सपेरिमेंट में यूज़ किए तो उससे लाइफ कोई नहीं आ रहा है, ठीक है। वाइल इन फ्लास्क ओपन टू एयर, लेकिन जब ऐसे फ्लास्क हवा में खोला गया, न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म अरोज फ्रॉम द किल्ड ईस्ट। इसी तरीके से न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या हुआ, किल्ड ईस्ट से अरोज हुआ, बड़ा हुआ, उत्पन्न हुआ। तो यही थे हमारे क्वेश्चन कि आपका लुइस पास्चर एक्सपेरिमेंट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ओपारिन ऑफ रसिया एंड हाल्डेन ऑफ इंग्लैंड रिगार्डिंग एवोल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, और इसका PDF आप लोग जरूर से जरूर यार टेलीग्राम से ले लेना। टेलीग्राम से इसका PDF ले लोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लोगे तो और भी बहुत अच्छी बात है, आपका लॉस होने वाला है। तो आप कंट्रीब्यूशन ऑफ ओपारिन ऑफ रसिया और हाल्डेन और इंग्लैंड से आप क्या समझते हैं। देखिए बोथ ओपारिन
Oparin of Russia and Haldane of England proposed that the first form of life could have come from pre-existing। ये बता चुके हैं, अभी थोड़ा देर पहले ही बताए थे लाइफ के बारे में। दोनों का एक ही मानना था कि जो लाइफ है वो सिर्फ और सिर्फ जो फर्स्ट फॉर्म उसका लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग से ही आता है, ठीक है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, एग्जाम्पल के तौर पर RNA, प्रोटीन एक्सेट्रा। आगे फिर कहता है एंड दैट फॉर्म ऑफ लाइफ वाज प्रिसीडेड बाई केमिकल इवोल्यूशन, और वही जो फॉर्म ऑफ लाइफ है वो केमिकल इवोल्यूशन में आगे चेंज होता है। अब क्या कहने का मतलब, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। आपका क्या हुआ कि डाइवर्जेंस, बहुत सारा वैरायटी का लोग ऐसे इस पर उत्पन्न हुआ। डाइवर्स आपका ऐसा नहीं कि सेम ही रह गया। तो ये सारी चीज़ों का फ़ायदा होता है। किसने समझाया था? तो ये सब चीज़ आपको कंट्रीब्यूशन मिलता है ओपारियन, ठीक है, रसिया चाहे हाल्डेन का, इंग्लैंड का, रिगार्डिंग इवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 45 की तरफ। एक्सप्लेन होमोलॉजी एंड एनालॉजी विथ एग्जाम्पल। यहाँ पर होगा, ये विल नहीं है, इसको काट दीजिएगा, यहाँ पर विथ कर लीजिएगा, विथ एग्जाम्पल। होमोलॉजी एंड एनालॉजी आपको एक्सप्लेन करना है विथ एग्जाम्पल, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंडरलाइन जरूर कीजिएगा। होमोलॉजी बेस्ड ऑन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। होमोलॉजी किसके बेस पर होता है बउआ मेरे? तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। हालांकि आपका जो एनालॉजी है वो रेफर करता है सिचुएशन एग्जैक्टली अपोजिट, इसका एकदम अपोजिट, ठीक है। डाइवर्जेंट का एकदम अपोजिट एनालॉजी। एग्जाम्पल के तौर पर साइन ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स लुक अलाइक। जो साइन है, जो बटरफ्लाई या बर्ड्स का अगर सिंबल जो बनता है दोनों का सेम ही बनता है, कह सकते हैं। दे आर ऑटोमेटिकली सिमिलर स्ट्रक्चर्स थ्रू द परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। और सही बात है, दोनों का फंक्शन भी सेम होता है, सिमिलर स्ट्रक्चर भी इसको आप कह सकते हो। दोनों का पंख भी वही है, उसका जो चोंच होता है तो बटरफ्लाई के पास भी होता है। एनालोगस स्ट्रक्चर आर रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट। देखिए डाइवर्जेंट का तो समझ गया, वही हाल पे आपका जो एनालोगस है वो आपका डाइवर्जेंट इवोल्यूशन पे आता है। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इवॉल्विंग फॉर द सेम फंक्शन एंड दस हैविंग द सिमिलरिटी, और इसीलिए आपका एनालोगस में सिमिलरिटी देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 46, आपका लास्ट वन का पहले का है। व्हाट डू यू मीन बाय इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन का इवोल्यूशन से आप क्या समझते हैं? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो मेरे भाई, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन हम लोग को ये बताता है इवोल्यूशन इज नॉट अ डायरेक्ट प्रोसेस इन द सेंस ऑफ डिटर्मिनिज्म। देखिए एंथ्रोपोजेनिक जो एक्शन है हम लोग को बताता है इवोल्यूशन डायरेक्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। इट इज अ स्टोचैस्टिक्स प्रोसेस बेस्ड ऑन चांस इवेंट्स इन नेचर एंड चांस म्यूटेशन इन ऑर्गेनिजम्स। म्यूटेशन चांस वगैरह का है कि हाँ फॉर्मेशन होगा नहीं होगा। फॉर एग्जांपल के तौर पर एक्सेस यूज ऑफ हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा हैज़ ओनली रिजल्टेड इन सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस वेराइटीज इन मच लेजर टॉनिक स्केल। हम लोग क्यों यूज़ करते हैं भाई, पता ही है, एक्सेस हम लोग यूज़ करते हैं हर्बिसाइड्स वगैरह, पेस्टिसाइड्स वगैरह, तो यही इसका। तो बहरहाल हमारा जो क्वेश्चन है एंथ्रोपोजेनिक का एक्शन, इसको आपने देख लिया। लास्ट क्वेश्चन होगा हमारे प्यारे दोस्त इस वीडियो का, हाँ लास्ट ही क्वेश्चन है इस वीडियो का, 47 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चंस जो कि लास्ट वीडियो में आने वाला है मुझे पता है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था 6 to 9 क्वेश्चन को मैंने स्किप किया हुआ है और उसके बाद फिर ऐसे उसको क्वेश्चन को मुझे कराना है। तो लास्ट क्वेश्चन आज के इस वीडियो का कहता है व्हाट इज़ द इसेंस ऑफ डार्विनियन थ्योरी अबाउट रिवोल्यूशन। आपको डार्विनियन थ्योरी के बारे में बताना है इसेंस, ठीक है। देखिए इसेंस क्या होता है ना, ध्यान से देखिएगा। द इसेंस ऑफ डार्विनियन थ्योरी अबाउट इवोल्यूशन इज नेशनल सिलेक्शन। ये क्या था, एक तो नेशनल सिलेक्शन हुआ। द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म्स इज लिंक टू लाइफ साइकिल ऑफ द स्पैन, और ये क्या से जुड़ा हुआ था, लाइफ साइकिल ऑफ द स्पैन। माइक्रोब्स दैट डिवाइड्स फास्ट हैव द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई एंड बिकेम मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन आवर्स। माइक्रोब्स के पास क्या होता है, एबिलिटी होता है कि वो डिवाइड करता है फास्टर और मल्टीप्लाई कर सकता है, और मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स कुछ घंटों में ही वो बन सकता है। तो ये हमारा फॉर्म था इवोल्यूशन का, और यही चीज़ हम लोग को कहलाता है क्या, डार्वियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो हमारे प्यारे दोस्त जो हमारा 50 क्वेश्चन का टारगेट था ना, हमारे प्यारे दोस्त जो 50 क्वेश्चन का टारगेट था ना, वो कह सकते हैं कि अब पूरा हो चुका है, क्योंकि 47 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। बचा है 6 क्वेश्चन ओवरऑल, 6 क्वेश्चन जो कि अगले वीडियो में मोस्ट प्रोबेबली आपका देखने को मिल जाएगा। उसके बाद महासंग्राम वीडियो होने वाला है जिसमें आपको फिजिक्स के 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन और बायोलॉजी के 50 क्वेश्चंस, वो भी सब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव मैंने नहीं बताया, सिर्फ सब्जेक्टिव हम लोग डील करने वाले हैं, जो आपको
1 अगस्त से पहले तक सारे के सारे वीडियोस करा दिया जाएगा। उसके बाद आप लोग का चलेगा महासंग्राम, जो कि पार्ट नंबर 5 होगा। तो बहरहाल दोस्तों, यही था हमारा आज के वीडियो का क्लास। अगर कोई डाउट हो ना तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट करके बेझिझक पूछ लीजिएगा। और आप लोग ऐसे बार बार पूछते हो सर कि ऐसे नोट्स कहाँ मिलेगा। नोट्स आपको टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारे प्यारे दोस्त, वहाँ मैसेज कर दो, आपको ऐसे नोट्स की PDF सेंड कर दी जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यही था हमारे आज का क्लास का वीडियो। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया यार तो लाइक करना, नहीं आया तो डिसलाइक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगा, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है वीडियोस बनाने में। आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो, ठीक है, तो उसको अनसब्सक्राइब कर देते हो ना, तो मतलब कि लगता है कि पता नहीं शायद क्या गलती हो गया, ठीक है। तो ऐसा मत करो। अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आए कोई बात नहीं, आप सब्सक्राइब मत करो यार। ये नहीं कि उसको सब्सक्राइब कर लेते हो फिर से बाद में उसको अनसब्सक्राइब, तो दुख होता है। बहरहाल जैसी आपकी मर्जी, हमें तो अपना मेहनत से मतलब है। तो यही थे हमारे आज के क्लास का वीडियो। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, नहीं आया तो डिसलाइक कीजिए। और 2023 एग्जाम की तैयारी के लिए जो हमारा 900 का क्वेश्चन का जो टारगेट है वो हम बहुत ही जल्द पूरा करने वाले हैं, तो उसके लिए भी तैयार रहेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका हमारे इस वीडियो पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। फोड़ कर आना है 2023 एग्ज़ाम।